हाँ जी दिनेश जी। वॉइस ओके। हाँ जी शालिनी जी, वॉइस ओके है। हाँ जी हाँ असली। जी, आवाज आ रही है जी। ओके ओके, चलो ठीक है जी। वो हमने यूट्यूब पे जब लाइव कर दिया, बस 10 मिनट में शुरू करते हैं। हाँ असली सुभाष जैन। हाँ जी नमस्कार सर। सर नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत एफर्ट कर देंगे। थैंक यू सर। रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर। कोई नहीं कोई नहीं, चलने दो। हाँ हाँ हाँ, और फिर बाद में दिक्कत आएगी ना। ठीक है। हम अभी यूट्यूब पे भी लाइव हैं, लेकिन जो यूट्यूब का प्रैक्टिकल सेशन है वो एग्जैक्टली 10:30 पे शुरू होगा विद अशोक बत्रा जी। तो हमने आज इसलिए यूट्यूब को पहले ही लाइव कर दिया, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो अपना लॉगिन कर सके टाइमली। भाई क्या हाल है? तो YouTube में हमने इसलिए लाइव किया है 10 मिनट पहले, ताकि ये जो 10 मिनट का पहला सेशन होगा, जो बाद में अगर YouTube को व्यू करेंगे काइंडली इसको इग्नोर करें, क्योंकि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। जो हमारा मेन सेशन है वो YouTube पे ही स्ट्रीम होना है। जूम पे तो हमने जो कमिट किया था वो लिमिटेड वर्जन पीपल ही हैं। जैसे जो हमने कहा था कि जो फर्स्ट इनिशियली 300 पीपल हमें रजिस्टर्ड करेंगे, विदाउट सीइंग कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स हैं, तो वी विल सेंड द लिंक टू 300 पीपल आफ्टर गेटिंग द डाटा फ्रॉम गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म हमने इसीलिए भरवाया था, उनको हमने लिंक भेजे हैं। वही लोग सिर्फ यूट्यूब पे आएंगे, बाकी सब लोग यूट्यूब पे ही हैं। तो अगर यूट्यूब में फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो काइंडली मेरे को व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दें। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हमने 10 मिनट इसको पहले इसीलिए लॉगिन किया है, ताकि आप जो सीमलेसली इसको स्ट्रीमिंग को देख सकें और ज्वाइन कर सकें। बस हम एग्जैक्टली 10:30 पे अशोक बत्रा जी के साथ स्टार्ट करेंगे। गिरीश हुज्जा जी का अनदर सेशन जो उनकी अपनी सोसाइटी है टेल्स, उसके ऊपर चल रहा है, जिसमें गुरुजी पैटर्न है और रवि गुप्ता जी हमारे जो गुरुजी के को ऑथर हैं, वो उस कमेटी के प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं, और अरुण हुज्जा जी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो गुरुजी का फर्स्ट प्रोग्राम उस पे होता है, तो वो गुरुजी का ऑलरेडी लाइव है। तो गुरुजी उधर से कंक्लूड करके हम गुरुजी के ऑफिस में ही कब्जा करके बैठे हैं आज, वहां से ही उनको लाइव करेंगे। तो वैसे जैसे ही गुरुजी उधर से कॉन्फ्रेंस रूम से फ्री होके आते हैं तो वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एग्जैक्ट 11:30 और 5 मिनट्स प्लस माइनस। तो अशोक बत्रा जी को हम अभी जल्दी ही लॉगिन कर रहे हैं।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बत्रा सर बस शुरू कर रहे हैं सर 1 मिनट में। अभी 10:31 हुए हैं। इधर यूट्यूब ओके हो रहा है? 1 मिनट यूट्यूब का मैं चेक कर लूं साथ में। प्लीज प्लीज। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ गुरु जी की जैसे कहते हैं ना कि मतलब छवि, वो उनके पार्टनर मनीष गर्ग जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी साथ में बैठे हैं और गुड़ के साथ मीठा खिला के बजट का आगाज कर रहे हैं। इतना मीठा बजट है नहीं है जितना इन्होंने कर दिया, पहले पूरा डिब्बा रख दिया गुड़ का हमारे साथ। और संजय जी की विरासत संभालने के लिए ऋषभ अग्रवाल जी, जो आजकल इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी सारा देख रहे हैं, तो ऋषभ जी भी हमारे साथ बैठे हैं। आप इनकी डेली वीडियोस देखते होंगे, जो ये अपना दुबई के टैक्सेशन के रिलेटेड या इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर सीरीज ये लॉन्च करते रहते हैं। हमारे पूजनीय जीएसटी गुरु जी अशोक बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश ऊजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी आफ्टर 45 और 1 आवर। तो जितने भी पैनलिस्ट में हैं, चाहे वो भूपिंदर दीक्षित जी हैं या हमारे चेयरमैन जो सीए एसोसिएशन के सीके कौल जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीके कौल जी हमारी सीए एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। देन दिनेश शर्मा जी हमारे एनआईआरसी मेंबर। देन एक मिनट, देन राजेंद्र नारंग जी जो हमारे पूर्व एनआईआरसी मेंबर हैं। ऋषभ अग्रवाल जी, शालिनी गुप्ता जी एनआईआरसी मेंबर, अश्विनी रणदेव जी, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जो हमने गुरुजी के साथ यूनियन बजट 2023 के रिगार्डिंग रखा है। आप सब लोग गिरीश ऊजा जी से और हमारे जीएसटी गुरु अशोक बत्रा जी से इस बजट के बारे में क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन सुनेंगे। कल हमारा प्रोग्राम था ओवरव्यू के रिलेटेड कि बजट में ओवरव्यू क्या आया, क्योंकि हर बंदे के जहन में ये रहता है कि जो बजट आया, हमसे कोई हमारे क्लाइंट पूछते हैं या और लोग पूछते हैं तो इस बजट में क्या है, तो हम उसका ओवरव्यू दे सकें। आज क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन लाइक प्रोफेशनल्स होगी कि प्रोफेशनल पॉइंट के व्यू से किस क्लोज में क्या चेंज हुई है। तो आज मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए हमारे कौल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओपनिंग रिमार्क्स हमें 1-2 मिनट में शॉर्ट रिमार्क्स दें, तो फिर हम अशोक बत्रा जी के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। सीके कौल सर। हाँ जी सर, हाँ जी, ओके सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं अशोक बत्रा जी को, जो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं जीएसटी के। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल के जो क्लॉजेस हम अच्छे से समझेंगे, उसके बेनिफिट्स हमारे क्लाइंट्स को भी मिलेंगे। और मैं पूरी फ्रेटर्निटी की और अपनी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से उनका थैंक्स करता हूं, क्योंकि वी फील वेरी स्ट्रॉन्ग when we explain these things with much more clarity, and with that clarity we pass on clearly to our clients, and that adds image to all the fraternity members. With this, I thank all of you and request Batra ji to start the discussion. पहले हमारा वो सेशन होगा जीएसटी के रिलेटेड। बत्रा जी से जैसे हमने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक बत्रा जी हमें बताएंगे कि क्या इसमें जीएसटी के रिलेटेड तो आजकल चेंजेस आती नहीं, कम आती हैं, जहाँ कस्टम के रिलेटेड। और फिर भी हमारे पास अगर कुछ टाइम बचेगा तो बत्रा जी जितनी भी अमेंडमेंट्स इन द लास्ट ईयर हुई हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, उसके बारे में काइंडली हमें गाइड करें। आदरणीय अशोक बत्रा जी। म्यूट हो बत्रा सर, म्यूट हो आप। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
And thanks to VOCA and other organizations who are organizing this seminar. जैसे जिंदल जी ने कहा कि बजट में चेंजेस कम आती हैं, ऐसा नहीं है, because the budget is being presented by the union government, and we all know with regard to the key areas like exemption, taxability, etc., the power has been given to the GST Council. So unless the council does not recommend anything, there cannot be any proposed amendment in the finance bill, of course, which is being enacted becomes an act. So with this background, you will appreciate whenever the GST Council suggests certain changes, which cannot be executed through the delegated legislation by issuing a notification or amending the rules, which require amendment in the statutory provisions, all those changes are being proposed in the finance bill. And therefore, you will see whatever has been recommended by the GST in the preceding year, including and mainly GST Council meeting 48, all those amendments have been proposed in this finance bill so that whatever has been suggested or recommended by the GST Council, that can be implemented. First of all, when I was looking at the finance bill, I was looking at two very, very important issues, and I'm highly disappointed that none of them has been shared by the finance minister in this. One, I was thinking there must be a roadmap for the formation of the GST tribunal. Now it is more than 5.5 years since the GST has been introduced, but unfortunately, the tribunals have not been in place. My expectation was some roadmap will be given, which will provide relief to the professionals as well as the taxpayer, those who have to run to the High Court for each and every issue because the tribunal is not available right now. The second disappointment is we were expecting there will be some amnesty scheme. The amnesty scheme is being introduced, but that is only for the purpose of reducing litigation between the government department with regard to arbitration pending before two authorities. Unfortunately, that is also not being addressed in this budget. And we all know that this law has been amended so frequently in the past 1.5 years that even the professionals who are dealing into GST only were not able to cope with the changes. And because of that, certain inadvertent errors have been done by the professionals or maybe by the businessmen. So in my humble opinion, this was the time when this amnesty should have been there, where those errors are totally bona fide and not intentional. But in any case, even that amnesty is not there. Now, friends, when I was giving the overview yesterday, I was thinking there are only 15 changes in CGST and 2 changes in IGST. No doubt the numbers are correct. But when we analyzed it in detail, we could find these changes are having a long implications and having a very wide repercussion as compared to what I was initially thinking when I was going through the clauses which have been suggested. So with regard to first clause 128, which proposed to amend section 10, which deals with the composition dealer. 2 subsection, section 10 within bracket 2 and section 10 within bracket 2 capital A is proposed to be amended, and the word goods or is proposed to be deleted. Now, what is the implication of this? We all understand any person who was supplying goods through the economic commerce operator was not allowed to opt for the composition scheme. Or you can say differently, composition dealer was not allowed to sell or supply his goods through the electronic commerce operator, ECO. With this proposed amendment, this has been made possible that any dealer
who is supplying goods through electronic commerce operator can opt for the composition scheme. This is very important change because we all understand now the role of e-commerce operator is on the rise. I have shifted to Gurgaon very recently, 6 months down the line, and you won't believe we are getting each and everything through these electronic commerce operators only, because the vendors are not allowed to enter into the society. So obviously, with the advent of these kind of societies and with the kind of increase in the business of electronic commerce operator, it is a big relief to the small traders who want to sell the goods through the electronic commerce operator and at the same time doesn't want to involve into the detailed nitty-gritties of the GST complicated law, and they want to opt for the composition scheme. So in my humble opinion, though it appears to be a small change, but it will have a long and very wide repercussion on the small businessmen who intend to sell the goods through electronic commerce operator and want to opt for the concessional rate of tax, that is composition scheme only. Now, friends, we move to second amendment, which is in section 16. 16 deals with the input tax credit. So there cannot be any finance bill where these provisions are not being triggered, particularly with regard to ITC. Two changes are being proposed, and the changes are in second proviso to section 16(2) and third proviso to section 16(2). We all know section 16(2) prescribes conditions for the availment of credit. Second provision says, in case you fail to make the payment within 180 days, then you have to add the amount of tax along with interest in your output tax liability. Now, with the filing of return, because 123 has never been implemented, and there has been change in the last month only, Rule 37 is being introduced, which talk about payment of tax with interest. So there seems to be a conflict between the provision and the rule. So obviously now they have aligned second proviso with Rule 37 and has provided that rather than that liability being added to your output tax liability and to be paid along with the interest, now you shall pay the tax along with the interest. So we can say it is only a technical proposal wherein this section has been aligned with the rule. But when I go to the third proviso, I'm really surprised. And I was thinking why this change is being made. Earlier on, it says the payment must be made. Now it says the payment must be made to the supplier. So how does it make a difference? I'm making a payment for the supplies. So then obviously payment has to be made to the supplier. So I was just thinking, why the word to the supplier? But by adding the word to the supplier, it has given manifold implication if you look it very minutely. Sometimes I am in dispute with the landlord and I make payment to the court of a disputed rent. Sometimes there's a garnishee order. My court has told me not to make payment to the supplier, but make payment to the court. Forget about all these things. Even under section 79, which is the recovery section, I am being directed by the department that your account is being, your data is being attached, you make payment to the department. So can we say by making this change that the supply must be made to the supplier, payment must be made to the supplier, does the government doesn't want to give the credit benefit if the payment has been made to the court, maybe under garnishee order, maybe otherwise, or to the government or the venue under section 79 recovery proceeding when my account is being attached? In my humble opinion, all these situations, payment is being received by the court or the department on behalf of the supplier only. So it should be treated as a deemed payment to the supplier and my credit cannot be denied. And that seems to be logical because I am satisfying all the conditions of 16(2).
and the payment is being made to the court or the third party simply because of the provisions or implication of the law. So in my humble opinion, this change, which appears to be a very small one, may have a far-reaching consequences, and it may open plethora of litigation in the times to come. I hope I am able to make it point very clear. Then comes section 70. The next change proposed by clause 130 is under section 17. Section 17 deal with the apportionment of credit. When I am using the supply of goods and services for business as well as for non-business purposes, then 17(1) is applicable. And when I am making it taxable and exempted supply, then 72 is applicable. And for the purpose of calculation of exempted supply, I have to go to the section 17(3). I'm sure now everybody is involved into GST. Everybody will appreciate this. This is a simple proposition of law and everybody will agree with it. So once section 73, the change which is being proposed is all activities which have been specified in schedule 3, which are not being treated either as supply of goods or a supply of service, they were not to be considered for the purpose of calculation of exempted supply. Kindly appreciate, very important. So they said all those activities except para 5. Now what is para 5? Para 5 talk about sale of land, building subject to 5B of schedule 2. That means when I am making sale as a builder, I was supposed to include that value for the purpose of calculation of value of exempted supply, because this common supply has to be apportioned. What my taxable services bears to the total turnover, or disallowed what my exempted services bears to the total turnover. So this was the position in law. But now what is being suggested? They say can not only para 5, but para 8A shall also be considered for the purpose of calculating the exempt supply. What is para 8? Para 8 talk about the situation when I am selling the goods from bonded warehouse to anyone. So bonded warehouse is being treated as a foreign territory. So it is not subject to tax and not subject to GST, obviously. So once I am doing that activity and there is a turnover of that sales in my books of accounts, so that supply or sale shall be considered as part of the exempt supply, meaning thereby any supply received exclusively for making sale from the bonded warehouse, no credit, and proportionate disallowance with regard to the common services which has been used for the purpose of making this sale. So that means the scope of ITC has been further reduced, and the activity which has been specified in para 8A of schedule 3, that is sale from bonded warehouse, shall also form part of the value of exempt supply for the purpose of reversal of credit for the purpose of subsection 1 and 2 of section 17. I hope this is clear now. Now, friends, third very important change that is being proposed in 17(5. A clause FA is being proposed to be added. What is that FA? They say that whenever you are incurring any expenditure on corporate social responsibility in terms of section 135 of the Companies Act, your credit will not be allowed. We all know that this issue has been subject matter of litigation, and couple of advanced authority rulings have been in favor of the SSC and some of them are against the SSC. Now, whatever has happened in the past can be subject matter of dispute, but from the day when this section will be notified, enactment will not be the date when the section will be notified. We all understand in GST law, it has to be notified once the law is being enacted. So from the date of notification of this section, there is not even an iota of doubt
that you are not eligible for claim of ITC on the expenditure incurred under corporate social responsibility. And it will affect all those companies which are governed by that provision. Now, the only dispute is, because this section may come into picture after 6 months from now, what will happen if I have already incurred? In my humble opinion, it will have only prospective implication, not retrospective one, because it is creating a levy. It reminds me of Supreme Court judgment in the case of Martin Lottery, wherein they say that once you are creating a liability, then it has to have only a prospective implication. So in view of that prospective implication, in my humble opinion, this credit may be availed till the date this section is notified, but then there is no doubt about it. Once it is being notified, this credit shall not be made available. Another far-reaching consequence has been made in section 23. It is really important to understand because this section is being amended retrospectively with effect from 1st July 2017. 2017 1 जुलाई जिस दिन से GST लगा उस दिन से आया. It says notwithstanding anything contained in section 22 or 24. So it has been given an importance in case of any conflict between the two. 23 shall prevail. And what is 23? 23 section talk about persons who are not liable to get themselves registered. And there have been two kind of persons who were given the exemption. And one was any person who is engaged exclusively in the business of supplying goods and services are both, and that are not liable to tax. And second was an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Now let us see if section 22(1), what does it say? If your aggregate turnover exceeds the taxable quantum, you are duty bound to seek registration. Aggregate turnover includes the definition of aggregate turnover includes exempt supply also. So if I am dealing in exempt supply and my turnover is more than that, then 22(1) require me to get myself registered. Similarly, when we go to 24, if I am liable to pay any liability at a reverse charge, I am compulsorily required to get myself registered. If that being so, if I am dealing in exempt supply, let us take a very practical example. I am an educational institution, or I may be a hospital where I am engaged in 100% supply, which is exempted. Am I liable to get myself registered? Which section will prevail? Because 22 comes first, 23 is in the middle, and 24 comes subsequent to 23. If go by chronologically, then 22(1) comes first. My turnover is more than 10 crore. I am liable to get myself registered. And in case I go to 24 with specific section, and the specific section always prevail over the general section. If I am liable to pay tax under RCM, then I am liable to get myself registered. So this amendment, which is being proposed from 1st July 2017, will have a very huge implication on those who are engaged into the business of providing supplies of services, supply of goods or services which are exempted. So now, because this section is notwithstanding, there is no change in the body of the language. Only first thing is there. Otherwise, if you compare the body of the language of the section, it is absolutely same. So therefore, now this section will prevail. So once you are exempted under section 23(1), covered in clause 1 or 2, even if you are liable to pay tax under RCM and liable to get yourself registered in 24, you need not get yourself registered. But then we should not be happy if this is such a wide implication, a proposed amendment which will help the educational institution or the hospitals. ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगी जिनकी बाकी को टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी. So they may be registered. But all those small educational institutions and hospital which are engaged into the business of only providing exempt supply, this is a very, very big change, providing relief to them in a way
I know a couple of such persons who are not registered. So in my humble opinion, it is an amnesty for all those hospitals and educational institutions. Then friends, now I am dealing with clause 132, 133, 134 and 135 collectively. We all understand, in case I have not filed my GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 99C or GSTR 8, I can file it with the late fee. But then there was no time limit till what time I can file these returns. 37 deals with GSTR 1, statement of outward supplies. 39 deals with the filing of return. 44 is annual return. And then 52 is the return to be submitted by the ECO, Electronic Commerce Operator, in GSTR 8. So the time limit is being proposed, and the time limit is 3 years from the due date of filing the return. Because in all the 4 cases, the due date of filing the return is different. So they will not coincide on a single date. It will be, for example, I am monthly filer of return. Then I have to file after 3 years from the due date. For the month of April, this period will come to an end on 3rd, let us say April 22, then April 25. Similarly, for other months. Now, the government has also taken the power to grant exemption to a person or to a class of persons to whom they will permit to file the return even after the expiry of 3 years. When I was reading this, it appears to be simple. On the recommendation of the GST Council, they have brought out this section. But what is the purpose of it? What purpose it is going to serve? And what are the consequences of this? If you look at the law, then according to the provisions as existed today, I cannot file my GSTR 1 for the subsequent month if I don't file for the previous month. I cannot file GSTR 3B unless otherwise I file GSTR 1 of the month. You are saying that you can file after 3 years. What kind of consequence it will have? And cancellation provision, in case I fail to file my return for 6 months continuously, even then my RC is being cancelled. So where can be a dealer who is not filing his GSTR 1, 3B or GSTR 8 or annual return for 3 years and he still survives on the record? In my humble opinion, it is practically not possible. Then what are the consequences? So let us assume my RC has been cancelled, it has been restored after 3 years, and then I can file the returns. I may not file the returns. What will be the consequences? It is a self-assessment design. I am supposed to pay the tax, calculate my output tax liability, claim the credit and pay the tax accordingly. If that being the situation, do you want to say you will not file GSTR 1, so that will be considered as a deliberate or the bona fide intention? Maybe it is being not permitted by the law. Then you cannot take advantage of 73(5) or 74(5). Or maybe you are subject to penalties and prosecution positively, because that itself will say you are not following the law, intention is very bad. But according to my humble understanding and according to my practical experience, there cannot be any situation where I don't file these returns and I still survive and my number is not being suspended and ultimately cancelled. चलिए सर, सरकार ने कर दी अमेंडमेंट, उसके लिए 37(5) डाल दिया गया, 39(11) डाल दिया गया सेक्शन 39 में, 44 में कोई सबसेक्शन नहीं तो उसमें सबसेक्शन 2 डाल दिया गया और पूरी बॉडी ऑफ द सेक्शन है उसको 1 का नंबर दे दिया गया. And then they have inserted subsection 15 in section 52, which is electronic commerce operator. So this kind of amendment, which has got no meaning, maybe they have only one thing, that GSTN portal will not be required to keep that record, etc. And they may have some technical issues where they get some help in the GSTN portal. But according to my understanding, have no implication whatsoever in practical field. Then friends, the next change, which is being suggested in section 54. We all know section 54 deals with the refund of tax.
And the section which is supposed to be amended is subsection 6 of section 54. Now, it talk about issuance of refund 90% to the extent of refund which is applied. And because it referred to the term provisionally accepted input tax credit, which was the mechanism proposed when 1, 2, 3 was there. Initially, it was a provisional credit, and then when the recipient gives a clearance, it becomes a final credit. Now, because it is all self-assessed credit which is being given, so it is only a technical amendment wherein the reference to the provisional accepted input tax credit words have been removed and self-assessed words have been added. Otherwise, there is no implication so long as the quantum of refund and other things are concerned. Then, friends, comes another important amendment in section 56. Section 56 deals with the calculation of interest on refund. यहाँ दो चेंजेस की हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. पहला इसमें ये लिखा था कि you are required, the fund will be granted after 60 days from the date of filing the application. Now this is beyond delay of 60 days. In my humble opinion, it has got the same meaning. In case my application was defective, when I cured the defect, that is the day when the application is deemed to have been properly filed. And beyond 60 days after the delay, that means the delay which is attributable to the assessee, that will be not counted. And once the proper application is there, then only 60 days period will start. And after that 60 days, you will be entitled for the interest. And in case you get the refund within 60 days. But when you look at minutely, then you say that they can prescribe the manner of computation of period of delay. So this manner of computation was not there in 56. Now, you have been filing the application, and I am sure all of us who are dealing in GST now have a practical experience. This time limit was never adhered to by the department. Have anybody has got the refund within 90 days? 90% of refund within 60 days. So I think they have enabled them to draft the rules wherein they will give directions to the department and maybe issue some SOP wherein this refund procedure could be streamlined, because they realize this section is there, but it is not never been implemented by the department. And now with this amendment, they may frame the rules wherein we can take advantage. Then comes, friend, next change which is being proposed, and that change is the section 122. Section 122 deals with the penalties. Now, when it comes to ECO, electronic commerce operator, unfortunately, penalties were missing. So now they say in case the electronic commerce operator allowed to make supply of goods by a person who is not eligible to do so, or he allowed to make interstate supply of goods and services, where that supplier is not eligible. I have opted for the composition scheme. I want to make interstate supply of goods, not permissible. So the compliance of the same, and in 52(4), he has to file GSTR 8, giving all the detail. In case it does not comply with the three situations, it is electronic commerce operator who shall be subject to penalty. Supplier may be subject to penalty independently, but now electronic commerce operator shall also be subject to penalty in case it does these three compliance, and that is to the extent of 10,000 rupees or the amount of tax involved. When it comes to tax involved, because now composition dealers are also allowed to make supply, they say when we calculate the quantum of penalty, we will assume that every supply has been made by a normal registered dealer. If that being the situation, this is how the interest will be calculated, not at the concessional rate at which the composition dealer is liable to pay the tax. Then, friends, industry was demanding
we have never seen in post-independent era that so many arrests have been made for non-compliance of the provisions of indirect taxes. We all know VAT was there, service tax was there, excise was there, and these kind of non-compliances were there in all the laws. Whether there have been so much of arrest, दिल्ली वैट में मुझे याद है कि मैंने अपने 35 साल के कैरियर में सिर्फ 2 अरेस्ट देखी। सर्विस टैक्स में मैंने शायद एक भी अरेस्ट नहीं देखी, एक्साइज में मैंने जरूर कुछ देखी थी, बट नाउ the kind of arrest which has been made in GST era is unparalleled. Now it is touching a figure of plus 800. I'm talking about only the businessmen. I'm not giving the figure of the bureaucrats or the professionals. More than 100, 800 plus businessmen have been put behind the bar. And the average period of imprisonment before bail is more than 45 days. So the industry was saying decriminalize, but decriminalize kya kiya gaya? GJK 132 subclause G, J and K. This talk about 3 things: when you prevent any officer in the discharge of his duty, or you tamper or destroy any material evidence which are required for the purpose of investigation, or third, when there is a failure to supply the information or false information being supplied to the revenue. So in all these 3 cases, they say there will be no prosecution now. So once prosecution is not there, can there be a compounding? Certainly not. So obviously, corresponding amendment has been made in 138, which we will deal when we will come to the next amendment. So in this case, these 3 offenses have been decriminalized irrespective of the amount. Amounts is may involve tiny. If you look at the nature of the offenses, so they are basically to prevent the investigation or to interrupt the investigation or to mislead the investigation. So it is a big relief. In any case, decriminalization is being done. And another good thing they have done, whatever offense you are committed wherein you are liable to be prosecuted. For example, when we talk about A, B, C, D, then we talk about 4 situations. I am issuing the invoice without supply. I am claiming the credit without receipt of goods. I am claiming the refund which is not eligible, erroneous refund or fraudulent refund by the exporters mainly. Or I have collected the tax and failed to pay. So now they say irrespective of the offense, except when you are issuing the invoice without supply of goods. This is one particular activity which the department doesn't want you to engage in or do it, because that is the root cause of all the ills of the GST, claim of credit. I'm talking, when I talk about ills in context of TDS, in context of ITC. So in the context of ITC, तो उन्होंने ये कह दिया कि एक इस पार्ट को छोड़ के बाकियों सबका कहीं भी prosecution नहीं होगा if the amount involved is up to 2 crores. So earlier on this limit was 1 crore. So now you can say, because most of the professionals were asking me a number of questions and my client has been given a summon under section 70, should I accompany him, should I not accompany him, what can he do, he's fearing there may be a manhandling also, there may be mistreatment by the officers and all that. So in any case, once that fear of arrest is gone, some relief. I was expecting some big relief, but unfortunately, the relief is only increased from 1 crore to 2 crore rupees. Then, friends, comes another amendment, which is under section 138. As we know, 138 deals with the compounding of offense. Language being simplified, clause B omitted, A modified, and a couple of other changes. The net effect is, when I am committing GJK, obviously there is no question of any compounding now because it is not subject to prosecution. तो उनको उस language को align कर दिया गया, A और B को merge करके एक clause में कर दिया गया. And secondly, they have made changes in the quantum of compounding fee. Again, I am saying
any dealer who is indulged into issuing of invoice without supply of goods cannot claim the benefit of compounding of offense also. So that means he has to be prosecuted. There is no choice. वो compounding में भी नहीं जा सकता. So this issuance of invoice without supply of goods is one particular activity or one transaction where the department has not shown any mercy. There is no reduction in the volume of amount when evaded. You can be subject to prosecution. Even he is being debarred from claiming the benefit of compounding of offense also. Then friends, second change which they have suggested is quantum of compounding fees. That has also been made more rational. Earlier on, the minimum amount of compounding fee was 10,000 rupees or 50% of the tax input. And the maximum amount of compounding fees was 30,000 rupees or 150% of the tax involved. Now they say minimum amount of compounding fees will be no reference to the amount, 25% of the tax, and the maximum amount of compounding will be equivalent to the amount of tax involved, 100% of the tax. So that means maximum, which was 150%, has been reduced to 100. Minimum, which was 50%, has been reduced to 25%. So it's a big relief. But we all know when we go for compounding, we have to pay the tax, interest, etc. first. Then comes another amendment wherein a new section 158A is being proposed. To be very frank, मैं कल से सोच रहा हूं, कल से मैं इसको 3 बार पढ़ चुका हूं, मुझे नहीं समझ में आया कि इस सेक्शन का पर्पस क्या है. First of all, this section is notwithstanding to section 133, 152 and 158. Section 133 talk about liability of officer and certain other persons. Some protection has been given to the departmental officer. 152 talk about bar on disclosure of information. You are in possession of the information and that you cannot disclose in the media, etc. Then 158 was disclosure of information by public interest. Wherever they got an information, they fear if this information goes public, the gentleman may pay the tax. So there are certain information. So this section 158 capital A starts with the word notwithstanding anything contained in 132, 152 or 158. So this provision shall apply. Now what they say? They say that they can share the information with regard to the information given by the supplier in his return, in his registration application, in GSTR 1, in his e-invoice or in his e-way bill, and where the name of the recipient is being disclosed. So they have to seek permission from the supplier or the recipient. Then they say in subsection 3 that the government or the common portal shall not be responsible in case there is a liability rises because of these sharing of information. Now, my first question is, if you want to have an information with the consent of the supplier or recipient, who will provide you that consent? If you are at my mercy and I am being asked to give the information, I will certainly not like my name of the customer should go public. Or as a supplier, I don't want to say that I have purchased this machine, which may be the monopoly or sort of a thing, and I want to take advantage in my business. So intent is very clear. They want to share this information with the other portal. For example, they want to share this data with the custom authority, with income tax department, with company of corporate affairs and all that. So intent may be that, but the way this section is being drafted, I really wonder whether this can see the light of the day. If you want to seek my approval, I will be the last person to give you an approval. And then you are worried about any action taken by such person against you in the court of law, and you say the government or the portal shall not be responsible. Third, you are saying that my GST liability is already there, it will be there. Of course, if IBC proceedings are going on, can you say this liability will continue till that stage?
If there is a reduction in the liability by IBC, you have already issued a circular. How can you do that? But anyway, friends, I'll suggest and request everyone, in case anybody has any better idea about this section and its usefulness and its practicalness, I'll be very happy to hear from that gentleman. My mobile number is 9811069299. You can call me and give me this, because I really fail to understand after reading this 3 times what is the objective which it is going to have, because it is not practically implemented, because you are at my mercy. Now, friends, we are coming to the last amendment proposed in CGST Act, that is in Schedule 3. And this is very interesting and important. Schedule 3 was amended on 1st February 2019, wherein para 7 and 8 was included therein. Para 7 and 8 in itself create 3 activities. One, when I am buying the goods out of taxable territory of India and selling it or supplying it outside taxable territory. For example, I am buying the goods from Dubai and selling it in USA, or buying it from China and supplying it to Pakistan or maybe somewhere else, because Pakistan, you can't have this route of India. So I may buy from China and supply it to any other country for that matter. Then the second situation was when I am making a high sea sale. High sea sale is a term used in the pre-GST era, when the goods have crossed the custom frontier of the foreign company, but it has not touched the custom frontier of India. In the meanwhile, I enter into an agreement with the intending buyer. And because the goods are in the seas where no act is applicable, because your act is applicable only to 200 nautical miles of your territory. So even that was not subject to GST. And the third supply was when I was selling the goods from bonded warehouse, which I have referred when I was dealing with the 17(3) section. I told you the 17A supply will be treated for the purpose of calculation of exempt supply. So these 3 activities were neither being treated as supply of goods, not being treated as supply of service. So the question of GST liability does not arise at all. But this amendment was with effect from 1st February 2019. So bureaucrats, as usual, were of the view, if that being the situation, what about the taxability between the period 1st July 2017 to 31st January 2019? Is it subject to GST? Yes, the department was thinking though, because I am handling a couple of show cause notices on that. In one of the show cause notice, when pre-show cause notice consultation was given to me, DRC01, I went to the commissioner. I told him, sir, kindly appreciate, there is no change in the charging section. There is no change in the definition of supply, which is subject matter of taxation by taxable event is supply. And whatever change is very interesting, you will observe, and I'm sure you will watch for it. If you look at the changes which are being proposed in section 7, 6 amendments are being proposed and have already been done. They are all with effect from 1st July 2017. So once your supply section, if amended, is applicable from 1st July 2017, and there's no change in the charging section since 1st July. So how can it is possible that a supply made on or after 1st February 2019 is neither a supply of goods nor a supply of service, but prior to that, it is subject to GST. But anyway, as the things goes, bureaucrats will act in a bureaucratic manner, and the government is already aware of it and fed up from these guys. Therefore, all faceless assessment, faceless appeal and everything. And now even in GST, your restoration of RC without intervention of the proper officer, if facilities being provided in case it's been cancelled for want of filing the return, you file the return, you can automatically restore the RC. So in any case, so that was the issue. And now the government realized, I think 1st February 2019 में जो भी amendment हुई बिना सोचे समझे, और उसी की वजह से ये सारी sections आ रही हैं. अभी हम बात कर रहे थे, पहले भी एक section की जब 1st February 2019 आया था, अब फिर 1st February 2019 से
ये अमेंडमेंट आई थी, and now the department is saying that this amendment shall be deemed to have been effective from 1st July. चलिए वो तो ठीक हो गया, जो शो कॉज नोटिस हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे रिजॉल्व हो जाएंगे, डिसाइड हो जाएंगे मेरी फेवर में. बट देन सबसेक्शन 2 सेज wherever you have paid the tax you cannot claim refund of that. अरे भाई मुझे ये समझाओ, ये तीनों ट्रांजैक्शंस में क्या मैं कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? When I am making a high sea sale, I am paying tax out of my own pocket. When I am making sale from one country to another country, I am paying tax out of my own pocket, because whatever tax I will charge, those companies or the supplier located in those companies will not get benefit out of that. उनको कोई credit थोड़ी मिलना है Indian GST का. And third situation is bonded warehouse again. So wherever I have paid tax in these three transactions, fortunately or unfortunately, the incidence of tax has been borne by me only. And if I have borne the tax and you have collected it, Article 265, no tax can be collected without authority of law. Can you get enriched at the cost of the public at large? And by stating this, that you will not be refunded that amount, I think it is not only against the legal provisions or the Constitution of the India, but it is against morality or ethics also. So this kind of provisions are now very common in GST. So I want to appeal to the government, wherever the incidence tax has been borne by the person concerned, and he was complying with the provisions of law because of the threat of your bureaucrat, or because he want to cooperate with the government and he believe in whatever you write, right or wrong, and is paying the tax, he should not be put into a situation where he is worse than the defaulter's condition. So those who are not even paying the tax, they are not liable to pay the tax, but those who have paid the tax, and obviously they have borne the incidence of tax, that is very, very important to emphasize. If I have collected from somebody, okay, fine, he might have taken the credit in most of the situation. In B2B transaction, positive. But in this kind of situation, these kind of provision, according to my humble understanding, these provisions must be challenged in the court of law, and the government must be asked to refund the money which they have illegally collected from the suppliers or the taxpayers of this country. Now, friends, with this, we have come to the end of our one part, that the amendment suggested in the CGST Act. Now we'll come to the amendment which has been proposed in IGST Act, which are only 2 in number, but having huge implications. लगती बड़ी छोटी-छोटी amendment है, पर खतरनाक घाव करके जाती है. पहली amendment उन्होंने की, they want to change the definition of non-taxable online recipient and online information database access and retrieval services, which is in clause 17 of section 2. If you look at these two changes, online taxable, non-taxable online recipient, earlier on government, state government, local authority, governmental authority, any person or other person who have been receiving these services as a recipient in the course of other than business, industry, commerce, or profession. If those were the persons who are receiving these services of online information database and access retrieval service, which definition is also being amended, and the term which is there, which says it is automatic, essentially automated and involving minimal human intervention, is also being deleted. So the online information database access services, which includes iCloud services, internet advertising, e-books, your e-music, e-Netflix, e-movies, Netflix वगैरह, Amazon वगैरह, e-books जो आप खरीदते हैं, advertisement जो internet पे है, so उसकी definition में ये term हटाने से, that is essentially automated and involving minimal human intervention, the scope has been widened. And the recipient, rather than using those 5 terminology, now what they are saying, any unregistered person. चलिए यहाँ तक भी ठीक था. Then the condition that those services must be. पहुंच चुके हैं. प्रणाम जी गुरुजी.
सर इंडिकेशन मिल गया है। लिस्ट करने दो यार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सर। इंडिकेशन मिल गया है सर, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, कंक्लूड करूंगा। नहीं, आप लीजिए, मेरे को 5 मिनट का एक कॉफी पीने दीजिए, ले लीजिए। हाँ, आराम से आप भी कॉफी पीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 5 मिनट में खत्म करते हैं। चलिए, एक ही चेंज भी रह गई है। So the condition that such services must be received other than by way of commerce, industry, profession is also being deleted. Meaning thereby, so now any unregistered person receiving supplies of online information database access and retrieval services, the tax liability has to be discharged by the supplier of service. So the tax liability has to be discharged by the Netflix, Amazon, etc. So this is a big change, and it will affect all those content providers on the internet who are being covered in OIDR. So they have to discharge the liability for more activities and in respect of more persons also as a recipient. Then friends, I'm talking about the last amendment that is being proposed under section 12, subsection 8 of IGST Act, which deals with the place of supply. This section deals with the place of supply when the transportation of goods is involved. So transportation of goods by road, they say the place of supply is the place of registered person in case he is registered, and in case he is not registered, then the place of supply where the goods are handed over for the transportation. Place of supply is the place where he is registered. Now I'll come to the specific situation. I am a transporter in Delhi. I am engaging B transporter. These goods must be transported to a country outside India. So on 1st February, again, जैसे मैंने कहा था 1st February शेड्यूल 3 में था, यहाँ भी एक अमेंडमेंट आई थी 1st February 2019 को, जहां उन्होंने एक प्रोविजो ऐड किया था कि once these goods are transported outside India, then the place of supply shall not be the place of registered person, but the place of supply shall be the place where the goods are destined. Now, an Indian exporter wants to send the goods in Nepal. So obviously, once it is a goods in Nepal, then the place of supply is Nepal. Place of supply transporter is in India. What does it mean? That means the place of supply is outside India. So it is a IGST supply. And once it is a IGST supply, you have to go to the portal and find out other territory, mention that, and you have to charge IGST. Then the question comes, because the supplier and recipient both are in Delhi, and he is paying IGST, which is using for the discharge of his CGST liability also. Will he be eligible for the claim of credit? Very recently, in the last month, the department has already issued a circular number 184 clarifying the position for the purpose of deciding whether it is an intrastate supply or intrastate supply. You have to see the location of the supplier and place of supply. If both are in the same state, it is intra, otherwise inter. So it is an interstate supply. You have to refer to the other country category, and then you have to charge IGST. In terms of ITC, they said in section 16 and 17, there is no condition of place of supply. If it is an input service, you can claim the credit, you can claim it. As a result of which the position gets clarified. But the question was, Delhi was not getting any tax, wherein they were supposed to provide the credit to that supplier because he was paying IGST and recipient was receiving IGST advice. So in order to ensure that the state is not getting the tax and IGST is being paid, which the central government, of course, as a businessman, I'm paying the same amount of tax and I'm getting the same amount of credit, so there's no benefit to me, but it is between the governments only. If that being so they said that now that provision is proposed to be deleted. So now, even if the goods will be moving from Delhi to Nepal, you will be liable to pay only C and S. Delhi government will getting some tax, then they don't mind in giving the
credit also. It's a well settled principle in B2B transaction. Government doesn't earn anything. If they earn anything, that they earn only from B2C transactions, only that is the income. In B2B, I create a liability one hand, and on the other hand, I collect the tax. So with this, I'm concluding my discussion because I have covered both the amendments in the IGST Act also. So in case organizer feel there is a time, in case you want to ask me any question with regard to this budget proposal, I'm here to answer it. And in case the time is not available, of course, you are all there to listen to Dr. Girish Ahuja. Undoubtedly, there are huge number of amendment in income tax. Yesterday, मैं इनको सुन रहा था overview में, तो मुझे भी लगा कि changes बहुत हैं. So without wasting any time, I'll hand over the proceedings to organizers. Over to Ashwini Jindal ji. And thanks to each and just a minute. And thanks to each one of you for listening me patiently and providing me patiently. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच सर. गुरुजी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. तो आज हमने गुरुजी का ऑफिस पहले ही कैप्चर कर रखा था. तो आज जैसे मैंने कल आपको अनाउंस किया था, कल वाला सेशन तो एक स्नैक्स सेशन था. आज का फुल कोर्स है जिसमें गुरुजी ने कल 114 अमेंडमेंट बताई थी. आज शायद 122 है. इसके बाद गुरुजी के साथ हमारे जो गुरुजी के को ऑथर हैं, गुरुजी के स्टूडेंट भी हैं, गुरुजी के पार्टनर भी हैं. तो वो भी रवि गुप्ता जी भी हमारे साथ 1 बजे जुड़ेंगे. जब वो उधर का सेशन खत्म करके आएंगे उनके साथ भी हम रूबरू होंगे 5-10 मिनट के लिए. उससे पहले हम गुरुजी को डिटेल में सुनते हैं कि बजट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. इतनी अमेंडमेंटें, जैसे मैंने कल बताया, मैं भी 100 नंबर दे आया. बाद में जब घर आया, पहले मेरा पोर्टफोलियो अप था, बाद में माइनस हो गया ट्रिपल टाइम. तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा क्या आया बजट में जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा. और लोगों को भी बाद में पता चला कि जो इन्होंने अमेंडमेंटें की हैं 7 लाख जे एक लिफाफेबाजी ही है. ये सारा कुछ आज हमें आदरणीय गिरीश आहूजा जी जो हमारे गुरुजी हैं वो बताएंगे कि इस बजट में जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए कितनी हितैषी हैं. इससे क्या हमारे प्रोफेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सीए की दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय गुरुजी से कि सर अभी 2 मिनट रुकिए. हाँ 2 मिनट कर लो तो आधे कप चाय पीने तो नहीं पियोगे. मैं वैसे चलो. बोलता रहूंगा बीच में. अगर गुरुजी 1-2 मिनट में चाय पी लें, क्योंकि बाद में इनके 8 लेक्चर फिजिकल हैं. इसके बाद अब पता नहीं इनको आज रोटी मिलनी है कि नहीं मिलनी. तो पहले आज चाय तो पी ले. इससे पहले अगर किसी का कोई पैनलिस्ट में से क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अशोक बत्रा जी से वो 1-2 मिनट में अपना क्वेश्चन पूछ लें. मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूं सबको. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. पैनलिस्ट में से कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें. पैनलिस्ट में से किसी का क्वेश्चन है जी बत्रा जी के रिलेटेड? एक क्वेश्चन आंसर सेशन में आया है. उन्होंने कहा है कि प्लीज रिपीट द सर्कुलर नंबर. सर्कुलर नंबर इज 184. बत्रा जी क्वेश्चन यूट्यूब पे आया है. यूट्यूब वाला क्वेश्चन 1 मिनट ऋषभ आपसे पूछ रहा है. क्या है जी? सर क्वेश्चन है कि सेलिंग अ पर्सन इज सेलिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स लाइक एनिमल फीड. Relevant HSN code is 9010 and 9020. Are they not required to register themselves as per the new amendment in section 23? Yes, no requirement. Yes, no requirement. In case they are not engaged in any other supply which is taxable. So there is another question. They are asking that in section 132, 3 clauses have been omitted and it has been said to be decriminalized. But aren't those specific clauses anyway covered under the Indian Penal Code? Yes, they are. For example, when you obstruct a public officer in carrying out his duty, it is certainly covered in IPC. If you are giving a false information, then again, I don't want to recall you that incident, but then if wrong information or false information is being given, that is again liable to be penalized under IPC. You cannot forge any document. ओके तो मेरा मुंह उधर करना है, इधर ही बैठना है. नहीं इधर उधर अच्छा वो सर. Am I clear? लो जी गुरुजी
अब फाइनली शुरू कर रहे हैं, जो जिसके लिए मोस्ट वेटेड सेशन हम सब का था। ज्यादातर लोग हमें यूट्यूब पे जुड़े हैं। जैसे मैंने पहले इन्फॉर्म किया है, हम एट द एंड अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम हुआ तो यूट्यूब के क्वेश्चन भी लेंगे, और पैनलिस्ट में से सिर्फ हम 5 क्वेश्चन ही लेंगे, और इसके अलावा यूट्यूब के पहले क्वेश्चन लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय गुरुजी से कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। जिंदल साहब, मैं परमिशन लूंगा आपसे टू लीव, बिकॉज मुझे भी कहीं और थोड़ा सा बोलना है। मेरे 8 तो नहीं है पर 4 हैं, तो मुझे भी वो काम नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सो आई वुड लाइक to take leave with the permission of Guruji, Jindal ji, and everyone who is present here. Thank you very much. Good morning to everyone. Sitting along with me, Ashwini Jindal, the Karta of the CA profession. Of course, CA fraternity का मैं करता ही कहता हूँ. राजेश जी भी सर, सॉरी मैं Sitting on the left, ऋषभ अग्रवाल, son of Mr. संजय अग्रवाल. जिस दिन ये जाएगा, अभी तो ऋषभ अग्रवाल सन ऑफ संजय अग्रवाल है, सब मैं कहूंगा कि इनका नाम उल्टा हो जाना चाहिए कि ऋषभ अग्रवाल को नाम आया जाए, वो कहेंगे इनके फादर, ये उनका बेटा है। इतना फर्क, अभी बोल रहा है ये उनका बेटा है, ये कहेंगे मेरा बाप ये है, तब इनका नाम होगा। वो भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल में काफी अच्छा इन्होंने मशहूर हालत कर ली है, लेकिन आपको चाहिए था इंटरनेशनल से पहले ले लेते आप मेरे साथ। चलिए, एंड ऑफ कोर्स माय पार्टनर मनीष गर्ग जी। सर, हम तो लॉ बना बना के थक जाते हैं, पता नहीं ये कैसे लूप होल उसमें ढूंढ लेते हैं लॉ में, ये बात अलग। तो चलिए, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये कहना कि बजट खराब है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे बहुत जरूर लग रहा था कि ओल्ड रिजीम को वो खत्म करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली दे वर थिंकिंग ऑफ do away with old regime of taxation, जो वही 2.5 लाख वो वाला जो 5%, 20 और 30% था। बट मैंने इंसिस्ट किया, सर लोगों की सेविंग होती है, लोगों के और डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, व्हाई आर यू सेइंग दैट वी विल गो फॉर न्यू स्कीम। लेकिन 99% बेनिफिट जो भी दिया गया वो न्यू स्कीम को दिया, ओल्ड स्कीम को एब्सोल्युटली कोई बेनिफिट नहीं दिया है। द पर्पस इज वेरी क्लियर दैट आपको नो ओल्ड स्कीम में जाना है तो कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करता हूँ। देखिए, कुछ चेंजेस तो इसलिए, देयर आर सो मेनी चेंजेस, क्योंकि सेक्शन 88 कहीं बहुत सेक्शनों में मेंशन था। 88 होती थी रिबेट, वो लॉन्ग बैक रिबेट अंडर सेक्शन 88 हुआ करती थी इंस्टेड ऑफ 80C वगैरह, वो अब खत्म हो चुकी हैं। सो मेनी सेक्शंस हैड सब सेक्शंस रिगार्डिंग रिबेट अंडर 88, उन्होंने उन सेक्शनों को हवाला देकर उसको हटा दिया गया, तो दैट्स वाई उसको कोई लेना देने नहीं है। और कुछ सेक्शन में जहां पर कमिश्नर अपील होता था, बिकॉज दे हैव ब्रॉट आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील आल्सो, तो वहां पर उन्होंने ऐड कर दिया जॉइंट कमिश्नर अपील, इसलिए कुछ सेक्शन ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं। आइए मैं शुरू करता हूँ। पहला वही है सेक्शन 28CA, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील, क्योंकि उन्होंने जॉइंट कमिश्नर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो जॉइंट कमिश्नर अपील का डिफाइन तो करना था, तो उन्होंने कह दिया जॉइंट कमिश्नर मींस ए पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एज जॉइंट कमिश्नर अपील और इट इंक्लूड्स एडिशनल कमिश्नर अपील आल्सो, ये तो उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 2 क्लॉज 24 में है, वो मैं 56 के साथ करूंगा। नेक्स्ट चेंज भी 242 में है, गोल्ड कन्वर्टेड इनटू गोल्ड डिपॉजिट रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, वो भी सेक्शन मैं करूंगा 47 के साथ। आई विल लेट यू नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आल्सो। सो पहला सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज VII मेरे सामने नजर आ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी भी हैं, राजेंद्र नारंग जी भी हैं, मैं नाम लेना भूल गया क्योंकि मैं उस वक्त उधर भूपेंद्र दीक्षित जी भी हैं, कौल साहब भी हैं मेरे सामने, राजेश अग्रवाल जी भी हैं। ये मैंने इनको कहा था आप इधर आइए, लेकिन वो इस वक्त बिजी है। राजेश अग्रवाल जी भी हैं, NK गुप्ता जी भी हैं मेरे सामने, जो सामने आइकन, गौरव गुप्ता जी हैं फ्रॉम अमृतसर, गुरलीन सिंह है फ्रॉम जालंधर, ऑफ कोर्स शालिनी है ना, शालिनी गुप्ता भी है, शालिनी जी भी है NIRC
ट्रेजरर हैं, तो इनका नाम तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आज प्रोग्राम है मेरा, इन्होंने उसकी कैसे सैंक्शन नहीं करने अगर ना अरेंज नहीं हुए तो। चलिए आगे बढ़ते, राजेश सोनी जी भी हैं, देयर आर मेनी अदर्स, सुभाष जैन जी, ऋषभ अग्रवाल जी भी हैं, सुभाष जैन जी भी हैं फ्रॉम लुधियाना, और भी कई लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सका, प्लीज माफ करना। और मैं शुरू कर रहा हूँ। सर 918 में क्या हुआ? पहले when you make a gift of more than 50,000 to a person outside India, means non-resident, तो लोग समझते थे it is not taxable. Now what has happened from 5th July 2019, 5th July 2019 में क्या हुआ? उन्होंने कह दिया any sum paid to a non-resident outside India is an income which is deemed to accrue or rise in India. वो deemed to accrue or rise माना जाता था, और ये ले आए थे कि मैंने नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दी 50,000 से ज्यादा, अगर वो अनरिलेटेड है तो, रिलेटेड है तो वैसे 56(2)(10) में माफ है, इफ इट इज अनरिलेटेड तो उसके लिए अजय अजय अलीपुरिया जी भी अब मेरे सामने आ गए हैं, और पूरे ऑफिस के आगे उनके चारों बाकी भी 3 पार्टनर बैठे हैं, तो मैं बोलता, तो वो कहा था। लेकिन अब लोगों ने क्या प्लानिंग करी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वर्ड नहीं था, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को गिफ्ट दें तो क्या डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? पहले नहीं था। अब उन्होंने सेक्शन 9 क्लॉज 8 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन गिवन टू नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो ए में आ गया, और बी में आ गया टू नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अब दोनों तरह के ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी को गिफ्ट जाएगी तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। और जब वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया हो गई तो सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट गिवन टू ए रिलेटिव। इफ इट इज गिवन टू रिलेटिव तो अदरवाइज माफ है, इफ इट इज नॉट गिवन टू रिलेटिव एंड इफ इट इज मोर देन 50,000 इट इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, और उस नॉन रेजिडेंट को यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हुआ जी? ये पहला पॉइंट था जो मैंने सेक्शन 9(1) में किया। अगला, पिछली बार याद होगा तो 10(10)(d) में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कहा गया था दैट इफ यू मेक ए प्रीमियम पेमेंट ऑफ प्रीमियम मोर देन 2,50,000 in a unit linked insurance policy, whether it is one policy or aggregate amount in 2,50,000, then you will not be allowed deduction of the amount which you receive back under section 10(10)(d) में exemption नहीं मिलेगी उस पैसों की। हाँ, उसके अमाउंट मिल जाएगा जो उसका अमाउंट पे किया, लेकिन बाकी जो डिफरेंस होगा उस पर कैपिटल गेन लगेगा। ये आया था। इस साल इन्होंने क्या किया, दैट पीपल आर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड देयर आर रिच पीपल। We know that in life policy that you will get exemption under 10(10)(d) only when the sum paid as premium does not exceed 10% of the capital sum issued। 10% से ऊपर होगा तो मिलता ही नहीं था। अब वो 10% को तो साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा सपोज करो आपने पॉलिसी ले ली 2 करोड़ की, 10% 2 करोड़ का 20 लाख होता है, तो आपको तो 2 करोड़ का जब पैसा मिलेगा पूरा माफ होगा। तो रिच पीपल पॉलिसी बड़े बड़े अमाउंट की लेते थे। अब उन्होंने कह दिया एक 6th प्रोवाइजर डाला और 7th प्रोवाइजर डाला, इंसर्ट कर दिया, कह दिया लुक हियर, इफ यू हैव ए पॉलिसी whose premium paid during the year exceeds ₹5 lakh, or if you have more than one policy and premium paid for aggregate premium paid for all these policy exceed ₹5 lakh, then in that case जब इसकी पेमेंट आएगी मैच्योरिटी पे, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर 10(10)(d), वो माफ नहीं होगी, वो सेक्शन 56(2)(10) में जाके टैक्स कर देंगे। और उस केस में 56(2)(10) क्लॉज 12 में डाल दिया है कि वो जितना अमाउंट रिसीव होगा इंक्लूडिंग बोनस माइनस द अमाउंट पेड बाय यू, जिसपे वो अलाउड होगा डिडक्शन, ऑन विच यू हैव नॉट क्लेम डिडक्शन, वो वाला डिडक्शन आपको अलाउड होगा, सॉरी एग्जेम्पशन टैक्सेबल होगा, उतना डिडक्शन ले लीजिए जितना अमाउंट पेड किया। ये कहा गया लाइफ पॉलिसी का। प्लीज 10% वाली लिमिट अभी भी है। सपोज पॉलिसी आपने ली है 40 लाख की, तो 4 लाख से ऊपर तो प्रीमियम हो ही नहीं सकता। लेकिन पॉलिसी ले ली 60 लाख की और प्रीमियम सपोज करो 6 लाख दे रहे हैं, तो इस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जब पैसा वापस आएगा। लेकिन ये सारी पॉलिसी का नहीं कर गया, ओनली दोज पॉलिसीज विच हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। पुरानी पॉलिसी को नहीं छोड़ा है। जो नई पॉलिसी लेंगे उस पे 10% से ज्यादा
प्रीमियम तो वाला पॉइंट तो है ही है, लेकिन अगर वो 5 लाख से ऊपर प्रीमियम पर ईयर है एक पॉलिसी का या मोर देन वन पॉलिसी का, तो उस केस में आपको मेच्योरिटी के ऊपर डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसको हम सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स कर देंगे, क्रॉस 56(2)(12) में टैक्स कर देंगे। कितना? अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस माइनस द अमाउंट पे, ये कर दिया उन्होंने 10(10)(d) में। तो ये पॉलिसी के बारे में किया, जो अमीर आदमी है उनके लिए है, बाकियों के लिए तो 5 लाख से अगर कम है तो देयर हैज बीन नो चेंज, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट ईयर देखिए, अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, जिसमें अपोजिशन वालों ने बहुत शोर मचाया था, अग्निपथ स्कीम। इस अग्निपथ स्कीम के साथ एक उन्होंने ये भी कहा था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा टू अग्नि कॉर्पस फंड। एक अग्नि कॉर्पस फंड बनाएंगे, उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एक उसका पैकेज जो पैकेज है उसका 30%, और एम्प्लॉयर भी उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा तो अग्नि कॉर्पस फंड। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसको तो उन्होंने पहले कह दिया एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने तो पेमेंट करी है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको 17 सबसेक्शन 1 सैलरी की डेफिनेशन में ऐड कर दिया कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सेल टू दी व्हाट यू कॉल अग्नि कॉर्पस फंड, जितना भी अमाउंट करेगा वो क्या माना जाएगा? सैलरी इनकम माना जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं। फिर एक नया सेक्शन डाला 80CCH। उस 80CCH में लिख दिया, 23-24 ही हो गया सर, क्या लिख दिया? दो चीजें हैं, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो भी डिडक्शन मिलेगी 80CCH में, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी भी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80CCH में। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंशन फंड में 80CCD में भी तो ये होता था, पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इनकम मान लेते सैलरी में, और फिर 80CCD में उसकी डिडक्शन मिल जाती। तो यहां पर भी कह दिया कि उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय को मिल जाएगी, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया ये 80CCD में। और एक और चीज बता दूं, 80CCH में वो 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, जबकि 80CCD में 1.5 लाख की लिमिट है। इसमें कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं, जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन 80CCH में मिलेगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। क्लियर है सर? अब जब पैसा वापस आएगा तो क्या वो माफ होगा? हाँ जी, सेक्शन 10 क्लॉज 12C में लिख दिया, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम द अग्नि कॉर्पस फंड shall be fully exempt if it is received by the employee himself or his nominee. अगर उसकी डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट हो। तो कितने सेक्शन मैंने कर दिए? 10-12C, जब पैसा वापस आएगा उस स्कीम से अग्नि कॉर्पस फंड से, वो माफ होगा। दूसरा 17(1) जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तीसरा 80CCH, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउड डिडक्शन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउड डिडक्शन। चौथी बात और करूंगा न्यू स्कीम में जाकर और न्यू रिजीम में, उसके बारे में भी ये बताऊंगा 80CCH का। तो ये 4 मैंने सेक्शन किए, लेकिन 115BAC में जब जाऊंगा तो मैं बताऊंगा 80CCH की डिडक्शन मिलेगी इवन इफ यू आर अंडर 115BAC, दैट इज न्यू रिजीम, वहां मिलेगी, वो बताऊंगा कहां लिखा है। तो ये मैंने सेक्शन कर दिए आपके साथ, जो सेक्शन 10-12C था वो भी मैंने कर दिया। अभी तक हमारे पास इनकम पे न्यूज एजेंसी, नोटिफाइड न्यूज एजेंसी कि टोटल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया है, उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है। लेकिन अब कह दिया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 सेक्शन 10(22)B जो है shall not be applicable, means exemption will not be given to you, their income will become taxable। ये कर दिया। अब आगे सुनिए, एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, क्या अहमदाबाद CIT वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आई थी, ऑर्डर की अर्बन डेवलपमेंट, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डर की। उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी है, वहां पर अगर कमर्शियल एक्टिविटी करो तो इफ इट एक्सीड्स 20% तो आपको उसमें एग्जेम्पशन टोटल नहीं मिलेगी, इट शुड नॉट एक्सीड 20% कमर्शियल एक्टिविटी।
तो उसने इतनी जजमेंट दे दी थी कि देखिए आपका मार्कअप रीजनेबल मार्कअप हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो एडवांसमेंट ऑफ डेवलपमेंट में वो कमर्शियल एक्टिविटी मानी जाएगी। अब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडी है, और आपके पास हुडा है, ये सारी अर्बन अथॉरिटी पैसा तो कमाती है, कमर्शियल एक्टिविटी है, जब जमीनें बेचती लेके बेचती हैं। उन्हें कहा रीजनेबल मार्कअप होगा तो बनेगी। अब एक सेक्शन 1046 है जिसमें लिखा है कि अगर कोई अथॉरिटी है, कोई बोर्ड है, कोई बॉडी है, कोई कमीशन है, और वो कोई स्पेसिफाइड इनकम है, अगर वो नोटिफाइड अथॉरिटी अपने आप को बुक करवा ले तो उसकी इनकम एक स्पेसिफाइड इनकम मार्क होती है। लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी से नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर भी वो 1046 में नहीं आ रहा था। तो कहाँ जाए ये लोग, पैसा तो कमाते हैं। कई और भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है जो सिटी टाउन और विलेजेस को करते हैं, तो उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। कोई पब्लिक इंटरेस्ट की भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो लॉ ने एक नया सेक्शन डाला है 10 क्लॉज 46A। उस सेक्शन में लिख दिया वेयर द एनी इनकम, अब यहाँ स्पेसिफाइड नहीं, एनी इनकम, एनी में बिजनेस इनकम भी आ जाएगी, एनी इनकम ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी or any board or any commission by similar name of, which is established by the central or state government ने अगर बनाई है for need of housing accommodation, for development of city, town or villages, for in the activities for the public interest। और उसकी केस में क्या होगा कि अगर वो अपने if they make an application and get themselves notified, then their total income will become exempt। तो इसलिए अब ये जो अथॉरिटीज है जो सिटी टाउन विलेजेस की हैं, या कोई आपकी पंजाब में भी होगी पुडा होगी, या हुडा है, गुजरात में भी है अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सबको अब नई रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी अंडर 1046 से, और नोटिफाई कराना पड़ेगा, तब वो जितना भी प्रॉफिट उनको होगा वो टोटल माफ होगा। नहीं तो वहां पर अगर वो सेक्शन 11, 12, 13 में रहेंगे तो उस केस में इन देयर केस they cannot charge more than a reasonable amount of profit। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो वो बिजनेस एक्टिविटी मान लेंगे, एंड इफ इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्टिविटी तो 20% से ज्यादा होना नहीं चाहिए बिजनेस की एक्टिविटी का प्रॉफिट। तो ये उसने टर्म मतलब टोटल रिसीट नहीं होनी चाहिए 20%। सो ये 1046 से हमने डाल दिया जो आपको बताना था। सर एक 10AA पुराना है, वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे तो 21 के बाद वो खत्म हो गया है, लेकिन डिडक्शन तो मिलती है ना, फर्स्ट 5 ईयर 100%, नेक्स्ट 5 ईयर 50%, अनदर नेक्स्ट 5 ईयर आपको मिलती है। अगर वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दें जितना अमाउंट उतना मिलता है। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिडक्शन चल रही है, 15 साल तक चलनी है ना यार। तो उस केस में वह लिखा ही नहीं है कि दे हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1), नहीं तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उन्होंने कह दिया है कि वो डाल दिया है कि they will have to file a return of income on or before the due date mentioned under 139(1), तभी ये डिडक्शन अंडर 10AA में मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट और था, जब वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है उसके लिए टाइम लिमिट नहीं था कब इंडिया में लाएं। अब उन्होंने लिख दिया है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स should be brought in India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the financial year। उसको इंडिया में लाना पड़ेगा। ये दो कंडीशनें 10AA में डाल दी। आइए अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इसके पीछे पड़ गए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के, वो 23C में भी और 11-12 में भी। आपने देखा होगा 21-22 में भी चेंज आया, 22-23 में भी चेंज आया, 23-23 में भी 24 चेंज आया, अब 24-25 से भी कुछ चीजें 23-24 से भी आ गई, कुछ चीजें 1 अक्टूबर 2021-22 से आएंगी, लेकिन आ गई है 1 अक्टूबर 2023 से। देखिए आपको याद होगा जब ये अमेंडमेंट आई थी तो 1023C में भी लिखा था, 11(1)D में भी लिखा था कि कॉर्पस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट shall be fully exempt if the amount is invested in a mode given under or deposited in mode given under 11(1). दो कंडीशन थी, कॉर्पस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन कॉर्पस से है और 11(5) में रखेंगे तो हम माफ कर देंगे। उसके बाद ये भी लिखा था कि अगर इफ यू स्पेंड एनी अमाउंट आउट ऑफ द कॉर्पस फंड, अगर इफ यू स्पेंड दैट एनी अमाउंट आउट ऑफ द कॉर्पस फंड
तो वो अमाउंट एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा इफ इट इज स्पेंड इन द सेम ईयर। बट इफ द सब्सिक्वेंट ईयर, अगर आप कॉर्पस फंड से कुछ पैसा निकालकर यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपका एक्सेस एप्लीकेशन है, आप पैसा करना चाहते हैं, कर लीजिए, ये आपने कर लिया। हम इसको एप्लीकेशन अभी नहीं मानेंगे। जब भी आप कॉर्पस फंड में रीपे कर देंगे, यू रीफिल द कॉर्पस फंड, उतना ही अमाउंट आप वापस कर दीजिए, तो हम उसको एप्लीकेशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पस फंड का मेरे पास 3 करोड़ रुपया है, इसी साल आया था, इसमें से 1 करोड़ मैंने खर्च कर दिया इसी साल। नो, ये नहीं माना जाएगा एप्लीकेशन। दैट अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। सब्सिक्वेंट ईयर में मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कॉर्पस फंड का 1 करोड़ रुपया अप्लाई कर दिया। कर दीजिए, ये अप्लाई कर दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस साल आप इस पैसे को रीफिल कर देंगे, रीपे कर देंगे कॉर्पस फंड को, अगर आप 60 लाख करेंगे तो 60 लाख, 1 करोड़ करेंगे 1 करोड़, या 3-4 इंस्टॉलमेंट में जब भी रीपे करेंगे उस साल की वो एप्लीकेशन मानी जाएगी। ये था, ठीक है सर। और ये कहा था कॉर्पस फंड तो माफ होता है। अब सुनिए क्या हुआ। एक तो उन्होंने कह दिया कि देखिए, कॉर्पस फंड से जो अप्लाई कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर में भी, वो रीफिल भी, जब आप रीपेमेंट भी करेंगे तो आप एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, अगर सारी कंडीशन जो दे रखी हैं वो सेटिस्फाई ना करेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है कि भैया आप किसी को कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते। दूसरी कंडीशन, टीडीएस के प्रोविजन लगाने पड़ेंगे जो 40 वो है, और तीसरी 40 आईए और जो भी था वो। तीसरी कंडीशन 10,000 से ऊपर कोई पेमेंट नहीं होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, किसी पर्सन बेनिफिट अंडर 13(3) के लिए ये पैसा यूज नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन, एप्लीकेशन तभी मानेंगे जब एक्चुअल पेमेंट होगी, ड्यू बेसिस पे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, ये भी कंडीशन थी। पांचवी कंडीशन, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, वो भी नहीं माना। कहता है सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करो और फिर पेमेंट करो, रीपेमेंट, तो हम देंगे। लेकिन याद रखना, पेमेंट भी विद इन 5 ईयर्स कर दो, रीफिल 5 ईयर के अंदर कर दो। पहले अब टाइम पीरियड नहीं था, कब रीफिल करेंगे, आज यूज कर लिया, कर देंगे वापस। जब भी वापस करेंगे 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वापस करेंगे, तब एप्लीकेशन मान लेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो भाई यानी अनसर्टनिटी है, 5 साल के अंदर अंदर ये पैसा वापस आ जाना चाहिए, तब एप्लीकेशन मानी जाएगी। जितना भी आएगा वापस 5 साल के अंदर उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, जितना नहीं आया बाकी को एप्लीकेशन नहीं माने। एक काम तो ये कर दिया, प्लीज 5 साल के अंदर अंदर वो पैसा आ जाना चाहिए, 5 ईयर के अंदर अंदर। अगर वो पैसा 5 साल के अंदर नहीं आया तो हम उसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई जो मैंने बोला वो होनी चाहिए, और 5 साल के ऊपर। और तीसरी बात, और जो कॉर्पस से आपने 1/4/2021 से पहले एप्लीकेशन मान लिया है उसको अब नहीं मानेंगे, इवन इफ यू रिफंड बैक, उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एप्लीकेशन आपने मान रखा है। अब आप रिफंड करेंगे तो भी नहीं मानेंगे। ऐसे ही प्रोविजंस लोन और बोरिंग के कर दिए। अब लोन और बोरिंग लेते थे तो वो इनकम है ही नहीं, तो हम कहते थे जब उससे एप्लीकेशन करेंगे लोन से, वो एक्सपेंस नहीं माना जाता था। क्या कहा जाता था, जिस साल आप लोन को रीपे करोगे, जितना जितना करोगे उतना एप्लीकेशन हो जाएगा, यही बोला था लोन नहीं। अब उन्होंने कह दिया रीपेमेंट की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप तो जब मर्जी करो। अब लिख दिया हम एप्लीकेशन तभी मानेंगे जब आप रीपेमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा नहीं लगाना, 5 साल तक लोन वापस कर दीजिए, तो हम उसके केस में उसको हम नहीं माने, अदरवाइज लोन भी माने। और इसमें भी लिखा है लोन और बोरिंग एप्लीकेशन तब माना जाएगा जब आप रीपेमेंट करेंगे, जब, प्लीज नोट, लोन और बोरिंग तभी माना जाएगा जब वो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करे। डोनेशन फंड के लिए नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, व्हाट यू कॉल टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक्सेस एप्लीकेशन नहीं अलाउड होगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी एक्सेस एप्लीकेशन,
वो आपको कोई पेमेंट बेसिस पे होगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए, लोन की जब रीपेमेंट होगी हम उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, प्रोवाइडेड दैट हैज बीन मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5। ये समझ में आ गई सर पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप कॉर्पस के लिए डोनेशन, आप डोनेशन कर रहे हैं दूसरे ट्रस्ट को आउट ऑफ करंट इनकम, ये सबको पता कॉर्पस के लिए नहीं कर सकते, आपने कर दिया, हम उसको एप्लीकेशन मांगते हैं। लेकिन हो क्या रहा था, सर्कुलर 3 कर रहे थे, मैंने पैसा सर एक 5 करोड़ रुपया अपनी सिस्टर ट्रस्ट को दे दिया कि मैंने 5 करोड़ का एप्लीकेशन मान लिया, मेरा तो पूरा एप्लीकेशन हो गया। उसने क्या किया, 85% खर्च कर दिया, 15% एक्यूमुलेट कर लिया, या 80% किसी और को दे दिया। तो क्या हो रहा था, यहां मैंने 15% का बेनिफिट लिया, वो भी अगला 15% का बेनिफिट ले रहा है, क्योंकि मैंने उसको 1 करोड़ दिया, उसने 15 रोक के 85 खर्च कर दिया, और मैंने 1 करोड़ का पेट वो माना और बाकी का पूरा 100% मान लिया 1 करोड़। अब कह दिया जब भी आप किसी को डोनेशन दोगे तो वो 85% की लिमिट में आएगी, 100% नहीं माना जाएगा, वो 85%। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज 100%। तीसरा पॉइंट देखिए, एक फॉर्म 10 भरना पड़ता है 11(2) के लिए, या इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी, अगर आप यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15%, if you want to accumulate more than 15%, you have to fill up form 10 before the due date prescribed under 139(1). बात ये आई कि यार 139(1) में ड्यू डेट में फॉर्म 10 भरना है, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो 10B में देनी पड़ती है, या 10BB में देनी पड़ती है, 1023C की 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें क्या पता कि वो 11 वो उसमें फॉर्म 10 भरेगा कि नहीं भरेगा। ऑडिट रिपोर्ट में तो आएगा नहीं फॉर्म 10, क्योंकि वो तो भर सकता है बिफोर द ड्यू डेट, और हमने ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले से देनी है, तो इससे तो ऑडिट रिपोर्ट में वो स्टेटमेंट नहीं आएगी, हम वेरीफाई नहीं कर सकते वेदर ही हैज डन इट और नॉट, 11(2) का बेनिफिट कैसे दे। अब उन्होंने क्या कहा है, अगर फॉर्म 10 भरना है तो 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1). और 139(1) की डेट क्या है, 31 अक्टूबर। ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 30 सितंबर। फॉर्म 10 की रिपोर्ट होगी 31 अगस्त, और ये इसी साल से लग गया। 31 अगस्त 2023 के बाद आप फॉर्म 10 भरेंगे तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाए। फॉर्म 10 भरना पड़ेगा 31 अगस्त 2023, या हर बार 31 अगस्त से पहले उसके नहीं हो सकता। रुकिए, एक और सेक्शन 11(1) के नीचे एक्सप्लेनेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि देयर इज एन इनकम व्हिच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट बट इट हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड। क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई, तो आई कैन गिव एन अंडरटेकिंग अंडर फॉर्म नंबर 9A बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न दैट आई विल अप्लाई दिस इनकम इन द ईयर इन व्हिच आई रिसीव और ईयर फॉलोइंग दैट। यही लिखा हुआ है ना कालरा जी, क्योंकि कालरा जी बड़े एक्सपर्ट हो गए आजकल, तो उनके बेचारा सिर हिलता रहे तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं गलत ठीक बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। तो आजकल कालरा जी बड़ा लिखते हैं और बहुत ज्यादा एजुकेटेड वाली चीजें हो गई है, और मेरे को चेक भी करते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं है। सर सिर तो हिला दो, मैं ठीक बोला। फॉर्म 9A भरना पड़ता है सर, फॉर्म 9A भरना पड़ता है कि मैं इसको अप्लाई करूंगा इन द ईयर इन विच आई रिसीव और ईयर फॉलोइंग दैट। और दूसरे केस में क्या होता है कि भाई इन एनी अदर रीजन आई कैन नॉट अप्लाई दिस इनकम, तो फॉर्मल सेक्शन 11(1) की एक्सप्रेशन में लिखा है आई कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर। मैं एक अंडरटेकिंग दे दूं 9A में कि आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर। ये 1023C में नहीं है, यहां पर है। ये 9A भी भरना पड़ता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। फिर वही बात, ऑडिट रिपोर्ट में कैसे मेंशन कर दूं कि 9A भर गया, इसलिए भी पीरियड 2 months कर दिया प्रायर टू द डेट ऑफ स्पेसिफाइड डेट अंडर 139(1). सो अब प्लीज नोट कर लीजिए, इस साल फॉर्म 9A और फॉर्म 10 जो भी जाना है वो 31 अगस्त तक चला जाए। इफ यू सेंड इट आफ्टर 31 अगस्त तो आपको ये नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन अंडर 11(1) या अंडर वो 11(2) जो सेक्शन 1023C में भी है और 11 में। क्लियर है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब एक और, जब आप पहली बार ट्रस्ट के लिए अप्लाई, रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए,
उसका टाइम था 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट और फॉर विच अप्रूवल इज सॉट। 1 महीना पहले, प्रीवियस ईयर से 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे भाई साहब, फिर मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन। कब बोला? विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी, या बिफोर 6 months बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 year प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। वो कहते हैं ये तो कंफ्यूजन है। अब उन्होंने 2 तरीके कर दिए। अगर आपका अभी ट्रस्ट बन गया है, एक्टिविटी अभी कमेंस नहीं हुई, तो आप 1 month बिफोर द प्रीवियस कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच एग्जेम्पशन इज सॉट, क्योंकि अभी तो कमेंसमेंट हुई नहीं है एक्टिविटी, तो आप ले लीजिए 1 महीना पहले। और जब जिस प्रीवियस ईयर के एग्जेम्पशन लोगे, जिस असेसमेंट ईयर की लेनी है उस प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाएगा। वो कह रहा है या तो ये कर लो। नॉट कमेंस, अगर एक्टिविटी कमेंस्ड हो चुकी है, अब आप रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं या अप्रूवल मांग रहे हैं, तो कहता है इसके लिए प्रोविजनल की जरूरत नहीं है, परमानेंट के लिए रेगुलर के लिए अप्लाई करो, प्रोविजनल खत्म। लेकिन उस साल, उस प्रीवियस ईयर में आपने कोई एग्जेम्पशन नहीं लेनी चाहिए 1023C या 1112 में, वो एग्जेम्पशन ले ली तो फिर तो वही वाला पीरियड है। नहीं तो पीरियड है एट एनी टाइम यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। ये कर दिया। इसी तरह ATG में भी किया है कि ATG की अगर नया लेना है तो 1 month बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच relevant which for which ATG is required, लेकिन तब लेना चाहिए जब कमेंस नहीं हुआ अभी एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है, एनी टाइम यू कैन अप्लाई फॉर दैट प्रोवाइडेड यू हैव नॉट टेकन द बेनिफिट ऑफ ATG टिल दैट डेट। ठीक हो गया सर? ये उन्होंने कर दिया। और ये सारी चीजें आपको मैंने बताया 1023C 1112 में आई, जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट सेक्शन 17 में बता ही चुका हूं, अग्निवीर वाला जो कंट्रीब्यूशन था। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, ये तो क्लेरिफिकेशन है। 28 क्लॉज IV है सर। क्या था? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from the business or exercise of profession is liable to be taxed under that business। ये तो पुराना ही है। उसके बाद 194 आया था, और लेकिन वहां लिखा था whether convertible into money or not, और कई कोर्ट ने डिसीजन दिया that benefit or perquisite should be in kind। if the benefit or perquisite given in cash, that will not be covered under business act। वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी कैश में दिए गए, लेकिन अगर काइंड में दिया जाए तो मानी जाएगी। ये कोर्टों ने हेल्ड किया था। अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दी 28.54 में, तो 194R की गाइडलाइंस में भी लिखा था कि वेदर इन काइंड और पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश और वेदर इन कैश ऑल पे TDS कटेगा। अब 28.4 में भी लिख दिया वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। A, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible to money or not। और B में क्या लिखा? that this benefit may be received in kind or in cash or partly in kind or partly in cash। तीनों के कभी भी ये arising from the business or exercise of the profession shall be taxable under business act। तो यहाँ क्लियर कर दिया कैश बेनिफिट भी और पार्टली कैश पार्टली काइंड बेनिफिट भी कवर्ड होंगे एज बिजनेस इनकम। और उसी चीज को 194R में भी एक्सप्रेशन डालकर, हालांकि गाइडलाइंस में आ ही गया था, उसको क्लियर कर दिया कि काइंड वाले भी कवर्ड है और कैश वाले भी कवर्ड है और पार्टली इन काइंड और पार्टली कैश वाले भी कवर्ड है। ये सारे कवर कर दिए। ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा सेक्शन कौन सा कर रहा था सर? 28 IV रेड विद सेक्शन 194R, ये कर दिया। अगला चलिए 35D। अरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड है हमें इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अकाउंटेंसी में तो पूरा अलाउड होता है, लेकिन यहाँ तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसमें होता है एक्सपेंस। कई एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस तो नहीं,
प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, अदर सर्वे, इसके लिए या तो खुद करना पड़ता था, एक्सपेंस अपने आप करवाना पड़ते थे, या कोई नोटिफाइड एजेंसीज, अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू करे तो डिडक्शन मिलती थी एक्सपेंडिचर की, अदरवाइज एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती थी। अब इन्होंने कह दिया 35D में ये कोई जरूरत नहीं है, कोई भी करे, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइल करनी पड़ेगी एवरी ईयर विद इन दिस टाइम स्पेसिफाइड इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो हम ये डिडक्शन 35D की आपको दे देंगे फॉर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो सिंप्लीफाई किया है, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है 43B। देखिए 43B में लिखा है, लोग कहते हैं 43B में क्या है, मैं कालरा जी मुझे थोड़ा सा समझाएंगे 43B है क्या, मेरे तो समझ में नहीं आता है। कालरा जी अनम्यूट करें। हाँ जी। ऐसा 43B में जो है वो MSME की वो आई है। नहीं वो तो नई आई है, पुराना क्या है सर? पुराना पेमेंट है ना, अगर कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम में मेंटेन हो तो उसकी पेमेंट जो है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जमा हो जानी चाहिए। जो ना ये नहीं कहना ना, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो प्रोवाइजो में लिखा है जो आपने बोला। सेक्शन 43 में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 20 to 34 the following allowances which are claimed will be allowed as deduction only in the previous year in which they are actually paid। 43B में ये लिखा है। कालरा जी की शक्ल दिखाओ, क्या करते हैं आप? हटा दी कालरा जी के लोग, उसके नीचे प्रोवाइजो डाला है सर कि provided that if the payment is made on or before the due date mentioned under 140(39)(1 तो ये अलाउड हो जाएगा ड्यू बेसिस पे। कालरा जी प्रोवाइजो में लिखा है, ऊपर तो लिखा है पेमेंट तभी देंगे जब पे करेंगे। क्लियर है सर? जैसे सम पेबल प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ये वहां है पेड बेसिस पे अलाउड होगा। प्रोवाइजो में लिख दिया कि अगर वो ड्यू डेट तक कर देंगे तो हम उसको ड्यू बेसिस पे कर देंगे, ऐसा लिखा है कालरा जी। अब इन्होंने क्या किया है, एक क्लॉज H डाली है। MSME ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज एक्ट है 2006, उसका सेक्शन 15 कहता है कि अगर आप एक स्मॉल एंटरप्राइज है या माइक्रो एंटरप्राइज है और स्मॉल एंटरप्राइज है, उस केस में आपको पेमेंट अगर एग्रीमेंट किया है तो नॉट मोर देन 45 डेज में देनी पड़ेगी, जो एग्रीमेंट का टाइम है 45 डेज मैक्सिमम पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी, ये उस पर लिखा हुआ है, और उसके नीचे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो इंटरेस्ट आप देंगे वो डिडक्शन नहीं मिलती 36 में। ये लॉ है सर। मुझे कालरा जी को देखना है, आप मेरे को चेंज मत करें। कालरा जी के साथ मेरी बात हो रही है, 1-to-1 बात हो रही है। हाँ तो कालरा जी ये लॉ है। अब सपोज कीजिए देयर इज एनी सम पेबल ऑन 31st March ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड पेबल टू MSME। नो SMA नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं है इसमें ना, MSME नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं बोला। एक्ट का नाम है डेवलपमेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। लेकिन अगर कोई पेमेंट पेएबल है टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम वर्ड नहीं है, तो वो पेमेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज पेड। तो अगर मेरा क्लाइंट है, उसने अगर स्मॉल और मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को पेमेंट पेएबल है 31 मार्च को, तो हम इसको तभी अलाउ करेंगे जब पे किया, इस साल में जिस साल पे करेंगे। नहीं तो वो 45 डेज तो अलाउड ही है। वो भी एक मिनट रुको ना, कमिंग देयर। You have to pay as per the section 15 of the तो सेक्शन देखिए सर, सपोज आपने बिल दिया अगस्त में, तो पेमेंट कब ड्यू थी? 45 दिन। हाँ तो वो 31 मार्च सुन तो लो, 45 दिन या 15 दिन। हाँ जी। उसने नहीं दी, 31 मार्च निकल गया, 31 मार्च को भी पेबल है, तो नहीं मिलेगी, तो मिलेगी जब पे करो, तब जब अगले उसको पे करो। सपोज आपने बिल ही 28 मार्च को दिया है, अगर बिल ही 28 मार्च को दिया है तो फिर कितने दिन है? 45 दिन या 15 दिन। वो दे दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दो तो फिर जब दोगे तब आज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50। सो हमने ये पॉइंट किया कि अगर पेमेंट आपकी ड्यू हो चुकी है
ड्यू हो गई, विच इज ड्यू एज पर सेक्शन 15। तो ड्यू कर का अगर पेबल है तो फिर तो भैया आपको हम देंगे जब पे करो। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज में रजिस्टर करा सकते हैं। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक ये कंडीशन नहीं लगती। तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। आपने क्यों पेमेंट आपको क्लाइंट नहीं दे रहा तो बिल आपने दिया हुआ है, 45-50 डेज निकल गए और 31 मार्च तक भी नहीं आई तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसको बोल दो उस साल मिलेगी जब पे करोगे। और सेकेंडली अगर बिल ही लेट दिया है तो उतने दिन में दे देगा जितने दिन का रूल है, तब तो हम अलाउ कर देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक हो गया सर ये कॉलेज? अब ठीक है सर, इसमें प्रोवाइजर नहीं है, वो प्रोवाइजर नहीं है कि ड्यू डेट तक दे देंगे 139(1) में तो हम आपको अलाउ कर देंगे। सर इसमें इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ जो लास्ट सर एक है, सारा साल तो लीवरेज है ना आपको। सर सारा साल गुड मॉर्निंग सर। इंटरेस्ट और डिस्कस सर अगर कोई, हाँ जी सर अगर कोई पुरानी पेमेंटें खड़ी हैं जिसकी डिडक्शन ऑलरेडी ली जा चुकी है, उसकी क्या पोजीशन बनेगी? लॉ 24-25 से आया है, पुराने का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई पुरानी पेमेंट खड़ी है एमएसएमई उसकी, ये मीडियम एंड स्मॉल की, उसको तो नहीं डिस्टर्ब होगी? दिस प्रोविजन हैज कम फ्रॉम 24-25। सो 31 मार्च 24 को जो पेबल होगी उसकी बात करना, चाहे पुरानी हो या नहीं। अगर सर है 24 मार्च 24 कोई खड़ी होगी, मान लो वो 22 में रिडक्शन ले ली, अभी 2 साल में भी नहीं पेमेंट की, उसका क्या बनेगा? वो ले चुका तो खत्म हो गया ना। इफ ही हैज ऑलरेडी टेकन तो लॉ ही नहीं एप्लीकेबल है। इफ ही हैज ऑलरेडी टेकन दैट टाइम इट वाज अलाउड, तो देयर इज नो क्वेश्चन। अब मैं तो कह रहा हूं उसने ऑलरेडी टेक कर लिया तो फिर थोड़ी है, वो तो कर ही ली होगी पहले तो वो कर चुका है। अब की साल की होगी ना, ये तो इसी साल में 31 मार्च 23 की होगी, पुरानी का तो फायदा ही कोई नहीं है। ईयर का लीवरेज तो है ना जो सर एक मिनट, पुराने का तो मतलब ही नहीं है, वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। अब 31 मार्च 24 को जो ड्यू होगी वो पेबल होगी, वही देखनी है सर, उससे पहले कोई नहीं देखनी। पुरानी वाली तो कर चुका है तो उसका क्या पता हुआ? वो तो अगर क्लेम ना की होती तो होता, क्लेम तो कर चुका। कौन नहीं क्लेम करता? ड्यू बेसिस पे कर चुका है। अब तो 31 मार्च 24 की देखनी है अश्विनी जी। ठीक है जी, ठीक है सर, 31 मार्च 24। और ये हमारे को कहे जा रहे हैं क्या फायदा हुआ कि पूरे साल में पूरा साल की लीवरेज तो है। अप्रैल का बिल है सर उसमें इंटरेस्ट अलाउड है और इंटरेस्ट उसको डिडक्शन नहीं मिलती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। वो लेते नहीं हो आप इंटरेस्ट तो मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ। और रजिस्टर्ड हो तो इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट की डिडक्शन उसको मिलती नहीं है। होना चाहिए था लाइफ प्रोविडेंट फंड की, अगर नहीं की तो मिलेगी नहीं। आप प्रोविडेंट फंड के लिए तो झाड़ा कर रहे हैं कि सर वो ड्यू डेट तक हो जाए, और आप कहते हैं लाइफ प्रोविडेंट फंड। कहते हैं ना मैं रहूं तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, दूसरों के लिए ठीक है, ऐसा मतलब। एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था, एमएसएमई के अंदर वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बताना? या आपको अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, लॉ है, कंपनी लॉ में तो लॉ है। हम तो अपने ऑडिट कमेटी में पूछते हैं कि हैव यू मेड द पेमेंट विद इन द टाइम अलाउड 45 और 5 डेज, क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो जो डिडक्शन नहीं मिलती है। तो वो हमें उससे सबको चिट्ठी लिखते हैं कि प्लीज लेट अस नो वेदर यू आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई और नॉट। वो तो आपकी ड्यूटी है लिखना उनको, नहीं तो वो नहीं कह रहा, परचेजर की है, परचेजर की जो माल परचेज कर रहा है उसकी ड्यूटी है, उसको पेमेंट करनी है ना। तो मतलब वो सबसे पहले कंफर्म करे। हाँ कंफर्म करे, नहीं अगर वो रजिस्टर्ड है तो उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता तो आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं देता या जवाब नहीं देता तब आपकी कोई दिक्कत नहीं। ये तो लॉ है सर, ये कंप्लायंस है। क्लियर हुआ जी सर? ये क्लियर हुआ? कौन पूछे थे मुझे नहीं पता, बीच बीच में ले लेते, थकावट हो जाती है तो मैं कह रहा हूँ बीच बीच में ले लो ताकि थकावट कम होगी। चलिए नेक्स्ट वन, ये 43B हो गया सर। एक 44BB और BBB है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस स्पेसिफाइड प्रोविजन है फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट और गेन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। और उसमें क्या होता था, यू हैव टू प्रेज्यूम योर, वो भी प्रेजेंटिव टैक्स एट 10%, लेकिन उस पर लिखा है if you have income less than 10% or a loss, you have to get your accounts audited and maintain and get their accounts audited. अब लोग क्या करते थे, जिस साल तो प्रॉफिट है तो 10% दे दिया, अब जब लॉस हुआ तो ऑडिट करा के उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते,
और लेस क्या कैरी फॉरवर्ड करके जो अगली इनकम आई उसे सेटअप करने की कोशिश। बोले क्या जी ये अटाउल्डी होगा, आपको या तो 10% दिखाना है, ठीक है, अगर लॉस है अकाउंट्स ऑडिट कराइए, सब करिए, बट दिस लॉस विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी प्रॉफिट। ये कर दिया। और ऐसे ही 44BBB में किया है, वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट और गेन इन केस ऑफ ए फॉरेन कंपनी हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंट्रैक्टिंग अंडर टर्न की प्रोजेक्ट। अब इतने मोटे मोटे शब्द बोलूंगा आप कहोगे क्या बोर कर रहा है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलता हूं तो 45(5)A में आता हूं। मेरे कल को देख लो सर, कोई रह तो नहीं गया, आप जरा देखते रहना, अपने पास रख लो। आगे चलते हैं। सर हमें पता होता तो हम ही ना लेक्चर दे देते। अरे रख के बता दो, कोई सेक्शन छूट तो नहीं गया, मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा जो ऑडियंस वाले बता देना कोई सेक्शन छूट जाए तो। अब मेरे को इतना थोड़ी है। अब 45(5)A में जाना सर, 45 ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कंसीडरेशन प्राइस अंडर द ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ एंड एज इट शुड बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड। और लोगों ने लिटरल मीनिंग कैश का मतलब कि ओनली कैश जो रिसीव है वो लेना है, जो चेक से हुआ, अकाउंट पे, चेक से अकाउंट पे, ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ, उसको वो कंसीडरेशन प्राइस में ऐड नहीं करते। जबकि 194(I)C जब टीडीएस कटता है 145(I)B में, उसमें 10% टीडीएस में, तो वहां लिखा हुआ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कैश हियर मींस कैश का मतलब सब कुछ है, वेदर इट इज बाय कैश और बाय चेक और अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो सारा का इंक्रीज करना है, सिर्फ कैश अमाउंट इंक्रीज नहीं करना है। ये 45(5)A में डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट 48 पॉइंट पहले करूंगा, फिर 47 करूंगा। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालनी पड़ती है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालनी पड़ती है। अब क्या करें, लोगों ने इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली सेक्शन 24B में, क्लॉज बी में, या डिडक्शन ले ली चैप्टर 6A में, 80C में, इंटरेस्ट की या रजिस्ट्रेशन वाली, और वो क्या कर रहे थे, इसमें भी डिडक्शन, इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर देते थे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड कर देते थे, जबकि आप डिडक्शन ले चुके हैं वहां पर। तो उन्होंने कह दिया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट which has been claimed as deduction under 24B or which has been claimed as deduction under chapter 6A। ये 48 में लिख दिया सर, क्लियर है। आइए अब एक नई चीज निकली है कालरा जी, गोल्ड जो है, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। अब सेबी कहता है, और एक स्कीम निकाली है वो वॉल्ट मैनेजर ने, कि इसको कन्वर्ट करा लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और उसकी ट्रेडिंग करते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जैसे शेयर बिकते हैं, इसे गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट करा लो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और फिर उसको बेचो, खरीदो, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन है ऑब्वियसली। वो जब गोल्ड कन्वर्ट करा रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड स्कीम, है तो ट्रांसफर। लॉ कहता है इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, दिस कन्वर्जन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर। So when you have take physical gold converted in electronic gold receipt, it will not be covered as a transfer। और जब आपको पैसे लेने हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पहले तो ये कह दिया। फिर अब आया कि प्रॉफिट तो ठीक है आप ले लोगे, लेकिन गोल्ड रिसीट की कॉस्ट क्या होगी। गोल्ड की जो गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, जब प्रॉफिट निकालना है तो उसकी कॉस्ट तो लेस करनी पड़ेगी, जब आप उसको बेचोगे तो कॉस्ट तो लेस करनी पड़ेगी। तो गोल्ड रिसीट की कॉस्ट क्या होगी, कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of the gold, electronic gold receipt will be the physical gold, cost of the physical gold, physical cost की जो cost थी वो इसकी होगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से आपने गोल्ड में कन्वर्ट कराया तो कहता है उसकी वही कॉस्ट होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की कॉस्ट थी। उल्टा ऐसे हुआ। और दूसरा पूछा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बेची, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बेच के ट्रेड की, लिए तो 2 महीने पहले थी, वो कहता पीरियड ऑफ होल्डिंग जो गोल्ड का है वो भी ऐड होगा, जो गोल्ड का पीरियड है जिसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बनाया वो भी ऐड होगा। और जब रिकन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट हुआ तो जितनी देर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट रखी वो पीरियड ऐड होगा। ये क्लियर हुआ सर।
आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को बेच खरीद सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट होगी उसने बेच दी, तो खरीदी कहां से थी? या बाजार से नहीं खरीदी, अपने गोल्ड कन्वर्ट कराया पहले। अगर उसने अपना गोल्ड कन्वर्ट कराया तो पीरियड ले लो गोल्ड वाला। दूसरा कॉस्ट क्या लो, जो गोल्ड की कॉस्ट थी। तीसरा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो आपको पता ही है, जब आप बेच रहे हो कितने का प्रॉफिट आया। अब आपके पास गोल्ड रिसीट जिसके पास है वो उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहता है, करा ले, ट्रांसफर नहीं है। लेकिन रुकिए, पीरियड क्या होगा? ट्रांसफर नहीं है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, जो गोल्ड रिसीट जब से उसको होल्ड कर रहा है। और तीसरा क्या होगा? वो कॉस्ट होगी गोल्ड रिसीट की जो कॉस्ट। ये क्लियर हो गया सर? ये सेक्शन 242A रेड विद सेक्शन 47(7)D रेड विद सेक्शन 49, ये मैंने सारा आपको कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन, मार्केट डिवेंचर, क्या नाम है उसका? मार्केट इन्वेस्टमेंट, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स आजकल ट्रेड हो रहे हैं, जिसे कहते हैं वेनिला टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। वेनिला टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हैं, आप वो मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स हैं। लोग क्या, अभी क्या रूल था कि आप उसके ऊपर विदाउट इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो 10% टैक्स देते थे। अब उन्होंने कह दिया 50AA डाल दिया कि मार्केट लिंक्ड डिवेंचर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म होगा। तो ये उन्होंने 50AA डाल दिया। आइए अब आइए 54 और 54F। कालरा जी थोड़ा सा लोगों को वो है इसमें डाउट, वो भी मैं क्लियर करूंगा और आप फिर कंफर्म करना मैं ठीक हूं कि गलत। सर 44AD रह गया सर। ओ सर, मैं इसलिए रोका कि आप बोलेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। ये मेरे साथ दो आदमी बैठे हैं, वो बोल ही नहीं रहे। नहीं यार, बोलने नहीं देते कौन सर। बोलता है मुझे? वो सर जिंदल वाले ने बोला ना, राइट वाले ने बोला, मैं क्या जिंदल के बाद तो बारी नहीं आती ना हमारी। सुन लो जी सर, 44AD, 44ADA, 44AB 3 सेक्शन में अमेंडमेंट आई। वो क्या है कि देखिए कि अभी तक जो रूल है 2 करोड़ का टर्नओवर है अंडर 44AD, and you can presume your income to be 8% of money which is not received by account pay check or electronic mode, and if that money is received by electronic mode, whatever is received 6%. In the case of 44ADA, you have to presume your income 50% of the gross receipt. यही है। अब पहले 44AD में क्या चेंज किया कि देखिए, अगर 95% पेमेंट आपकी अकाउंट पे चेक इलेक्ट्रॉनिक मोड से आती है, नॉट मोर देन 5% कैश से आती है, नॉट मोर देन 5, तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़ तक जा सकते हैं। देखिए 5 से ऊपर होगी तो 2 करोड़ ही रहेगा, नॉट मोर देन 5 होगी तो आप 2 करोड़ से बनाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर सकते हैं। 95% अकाउंट पे ही होनी चाहिए, 5% से ज्यादा कैश नहीं होना। एडवांटेज एक और है कालरा जी, वो 95% की इनकम आप 6% प्रिज्यूम करेंगे, क्योंकि 95% अकाउंट पे ही चेक से आई, और सिर्फ 5% वाली 8% होगी। 5 तो मैक्सिमम है, 5 से कम है तो उतनी 8% होगी। क्लियर हुआ सर? कालरा जी ये 44AD का बेनिफिट है। 44AD में ऐसा नहीं है, 44AD में तो लेना ही 50% है। वहां तो प्रिज्यूम, वहां तो 6%, 8% अलग अलग प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो जो 95% है वो आप 8%, 6% प्रिज्यूम करिए, और जो 5% तक है उसको कितना करिए? 8% करिए, और आपको हम 3 करोड़ का बेनिफिट दे रहे हैं। और जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो अपना टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 75 लाख से ज्यादा नहीं दिखाते, मैंने कहा दिखाते, समझ में आया मेरा पॉइंट? पहले 50 से नहीं दिखाते, 75 से ज्यादा नहीं दिखाते, वो 44ADA में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 95% पेमेंट बाय अकाउंट पे चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए, 5% से ज्यादा पेमेंट कैश से ना आए। तो 3 टर्नओवर 50 से 75 लाख 75 हो सकता है, और आप अपनी प्रेजेंटिव इनकम प्रिज्यूम कर सकते हैं 50% ऑफ दी ग्रॉस रिसीट। लेकिन अगर 5% से ज्यादा कैश आया हुआ है, मैं वो वाला कैश नहीं बता रहा जो कैश लोग जमा ही नहीं करते, वो लोग रसीद ही नहीं देते जिसकी, उस कैश की बात नहीं हो रही है।
मैं उस कैश की बात जिसकी रिसीट दी है। देखिए वैसे तो कैश आता ही नहीं, मुझे तो आता नहीं है, क्योंकि जो भी मुझे पेमेंट करता है वो अकाउंट पे ही चेक से करता है। कोई 10,000 से कम में पैसे मैं कभी आज तक पेमेंट आई नहीं, और 10,000 से ऊपर कैश रिसीव ही नहीं कर सकते, वो देगा ही नहीं, खर्चा अलाउड नहीं होता। He will not pay me more than 10,000 in cash because the expense is not allowed. So मेरा तो 100% पेमेंट जो है अकाउंट पे ही है। लेकिन छोटे छोटे कस्टमर भी होते हैं, जिनकी छोटे छोटे दुकानदार हैं या छोटे छोटे मेरे क्लाइंट हैं, अगर वो 10,000 से कम आप पेमेंट ले रहे हैं उनसे और वो दे रहा है, तो प्लीज 5% टोटल ग्रॉस रिसीट से ज्यादा नहीं हो तो आई कैन टेक माई टर्नओवर टू 75 इंस्टेड ऑफ 50। ठीक है सर कालरा जी। और 44AB में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट कर दी सर। इन सेक्शन 44AB क्लास 1 वहां पे है 95%। और वो 10 करोड़ वाली अलग चीज है, ये अलग चीज है सर। 95% कैश रिसीट एंड पेमेंट है उसमें। सर वो और चीज है, आप इसको मिक्स कर रहे हैं मेरे सर प्रभु, आप मिक्स कर रहे हैं। वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए है, ये 2 करोड़ का 3 करोड़ वाला है। नहीं, इसमें जो 44AB इसमें पेमेंट की बात ही नहीं, पेमेंट नहीं है सर। मैं यही इसमें अकाउंट से नहीं है, पेमेंट की क्या बात है? हाँ, इसमें पेमेंट नहीं है, इसमें से ओनली रिसीट है। वो सर क्योंकि अकाउंट से नहीं है तो पेमेंट का कैसे मालूम? वी आर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट? इट इज ओनली द रिसीट। रिसीट तो मेरे को पता है ना, पेमेंट तो हमने कहा ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट में सेक्शन लगता ही नहीं है 48(3), क्योंकि वहां जब सेक्शन 44AD कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 48 to 43, वहां तो ये कहता है ना सर। तो वहां तो पेमेंट के बारे में बात ही नहीं हो रही कि पेमेंट कैश दी कैसे दी, तो हमें तो रिसीट देखनी है ऑफ द टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट। ठीक है ना सर? राइट। ये वो चीज अलग है, 1 करोड़ से 10 करोड़ वाला 44AB में, वो तो उसका टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया। तो सर हमने तो अपना अमेंड करके लिखना है ना सारा। सर नहीं अमेंड करना, यही तरीका है, आप गलत ना लिख देना। ये सिर्फ AD के लिए है, इसका कोई पेमेंट शेमेंट का लेना देना नहीं है। अगर आपने लिख दिया तो ठीक कर लेना। वो नहीं है, ये लिखना नहीं है कि पेमेंट नहीं है कवर्ड, इसमें पेमेंट कवर्ड हो ही नहीं सकती। राइट सर, हो ही नहीं सकती। तो सलाह कर लिया करो, पढ़ने लिखने लगे, पैसे ले चाहे ना करया करो। चलो चलो आगे चलते। और अगला सेक्शन चले सर। अब कोई रह तो नहीं गया कालरा जी? कोई और? मैं कालरा जी आपकी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई बीच में सेक्शन रह जाए तो प्लीज अनम्यूट करके इमीडिएट इनको परमानेंट अनम्यूट कर दो ना। नहीं परमानेंट ही है सर। हाँ, इनको अनम्यूट करके मेरे से कह देना कि ये वाला रह गया, मैं आपको बता दूं। ये को होस्ट है। हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एक बंद कर लीजिए, बाद में भी आ सकती है। म्यूट हो गया मेरा? कर दो। अच्छा चलिए, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। 54 सेक्शन क्या कहता है? Any capital gain arising from the transfer of any long-term capital asset being residential or property shall be exempt to the extent it is invested in the purchase of another house property within 1 year before or 2 years after, in the construction of a new residential house property within a period of 3 years. यही कहता है ना, जितना कैपिटल गेन होगा उसमें से जितना लगा दोगे पूरा माफ हो जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया ड्यू डेट तक तो कैपिटल गेन स्कीम में जमा करा देना। अब क्या हो रहा है, ये इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं बड़े बड़े लोग इस कामों में पड़ गए हैं। 3 साल में प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल रखते हैं, फिर उस पर कैपिटल गेन कमाते हैं, अपना कॉस्ट निकाल लेते हैं, कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसको एग्जेम्पशन ले लेते हैं, फिर 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, कैपिटल गेन कमाते हैं और वो करते हैं। समझ में आया मेरा क्या पर्पस है? उनके पास तो पैसा है तो 3-3 साल रख के वो कैपिटल गेन को माफ कराते जा रहे हैं और उस पर कोई एग्जेम्पशन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा नाउ एग्जेम्पशन विल बी लिमिटेड टू 10 करोड़। बड़े बड़े आदमी इसमें ना पड़े, उन्हीं के लिए जो 10 करोड़ से ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 54 एक्ट में। आप 10 करोड़ से ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम तो 10 करोड़ की एग्जेम्पशन देंगे, इसके बियॉन्ड नहीं देंगे। ये क्लियर हो गया राजेश जी? क्योंकि राजेश जी पहली बार आप टेलीफोन बात कर रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये 10 करोड़ तक का एग्जेम्पशन है 54 में। पहले 54 की एग्जेम्पशन जितना भी कैपिटल गेन इन्वेस्ट करते थे वो बता। अब दूसरी बात, कैपिटल गेन स्कीम में भी 10 करोड़ से ऊपर जमा कराने की जरूरत नहीं है। हमने एग्जेम्पशन 10 करोड़ की देनी है, 10 करोड़ से ऊपर मत कराना। ये दूसरा पॉइंट आ गया। यहां तक तो बड़ा ठीक मुझे लगा,
कि 10 करोड़ तक तो चलो है ना, कैपिटल गेन 10 करोड़ यार, वो कॉस्ट निकाल के, लेकिन 54F वालों को प्रॉब्लम आती है। पहले 54F में क्या था? Any long-term capital gain from the transfer of any capital asset other than resident house property shall be exempt proportionate to the net consideration price so invested in the purchase of a residential house property within 1 year before or 2 years after, or construction of a new residential house property, provided you do not own more than one house property on the date of transfer. यही है ना सर, फास्ट फास्ट बोल गया, लेकिन सबको पता है और इंप्रेशन भी तो जमाना पड़ता है कि मुझे लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा, तो ये है, आप कोई भी एसेट बेचो लेकिन इंटायर कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट करो, नेट कंसीडरेशन प्राइस, तो पूरा कैपिटल गेन माफ होता है। अगर आपने कम की तो कैपिटल गेन कितना माफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द नेट कंसीडरेशन प्राइस। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय, सपोज आपने, मैं पुराना बता रहा हूं, नया बाद में बताता हूं, 20 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची और 12 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, और आपने सिर्फ पूरा 20 करोड़ लगा दिया, तो 12 इंटू 20/20, और आपने 15 करोड़ लगाया तो 12 इंटू 15/12, आपने 10 करोड़ लगाया तो 12 कैपिटल गेन इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। ये करते, अगर 20 का है और 12 लगाया 12/20, 15 लगाया 15/20, 8 लगाया तो 8/20, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल ने मल्टीप्लाई कर दिस। अब इन्होंने क्या कह दिया, 10 करोड़ से ऊपर एसेट को लगाएंगे तो हम तो एग्जेम्पशन 10 करोड़ के बेसिस पे ही देंगे। मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी बेची राजेश जी 20 करोड़ रुपए की, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, प्रॉपर्टी का मतलब वही वाली एसेट अदर देन रेजिडेंशियल, उसमें सपोज मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 करोड़ हो गया। अब मुझे पहले 20 करोड़ लगाना पड़ता था 8 करोड़ लेने के लिए, लेकिन अब क्या है, मैं 20 करोड़ लगा भी दूं तो भी मुझे 10/20 मिलेगा। 8 इंटू 10/20, 10 से ऊपर का मैं मानूंगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। 8 इंटू 10/20, मैंने 15 करोड़ लगाया तो भी 8 इंटू 15/20 नहीं मिलेगा, 10/20 मिलेगा। मैंने 11 लगाया तो 8 इंटू 11/20 नहीं मिलेगा, 8 इंटू 10/20 मिलेगा। मैंने 9 लगाया तो 8 इंटू 9/20 मिलेगा। ये मेरी एग्जांपल समझ में आ गई? नहीं आई तो मैं दोबारा बोल सकता हूं। अजल अलीपुरिया जी, ये क्लियर हो गई तो हाथ खड़ा कर देना, बता देना, आप हो जाएगा। वेरी गुड। मेरा पॉइंट ये है, अमाउंट इन्वेस्टेड 10 से ऊपर, जो फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड विच कैन बी 10 और लेस देन 10। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड which can be 10 or less than 10 divided by the total net consideration price। क्लियर हो गया सर? हम 10 के ऊपर आपको अमाउंट इन्वेस्टेड करने देंगे ही नहीं, तो फिर आपका जितना बड़ी नेट कंसीडरेशन प्राइस हो, आपको 10 बटा नेट कंसीडरेशन प्राइस मिलेगा। ये क्लियर हो गया सर? और कैपिटल गेन में भी उतना ही 10 करोड़ से ऊपर हम देंगे नहीं। ठीक है सर? ये हमने सेक्शन 54 और 54F कर दिया है। आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए 56 में जाते हैं। एक तो लाइफ पॉलिसी का मैं बता चुका हूं 56 का, कि 5 लाख से ऊपर की लाइफ पॉलिसी का अमाउंट पे किया एग्रीगेट, और एक पॉलिसी का 1/4/2003 के बाद जो पॉलिसी ली वो इनकम मान ली जाएगी आफ्टर द डिडक्शन विच यू हैव पेड फॉर, द अमाउंट विच यू हैव पेड, वो डिडक्शन की। एक बहुत बड़ा चेंज आया 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B VIIB। शशिपाल जी, आपको शेयर इशू करते थे क्लोजली हेल्ड कंपनी के, कंपनी विद पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। आपको पता है अगर वो रेजिडेंट को दिया जाए तो उसने लिखा था इट कैन नॉट बी इशूड फॉर मोर देन द फेस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से ज्यादा देंगे तो जितना भी डिफरेंस होगा, जो प्रीमियम ज्यादा लिया, वो आपकी कंपनी की इनकम मानी जाती है। हाँ, फेस वैल्यू से ऊपर बेचना है, लेकिन मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं बेचना, मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं। और मार्केट वैल्यू निकाली जाती थी 11U8 सबसेक्शन 2, और लेकिन वो रेजिडेंट के लिए था। अब उन्होंने कह दिया इवन नॉन रेजिडेंट के लिए भी मार्केट वैल्यू से ज्यादा आप ले नहीं सकते। फैमा में तो लिखा है कि अब क्या मेरे हिसाब से कि आप मार्केट वैल्यू से कम बेच नहीं सकते, लेकिन मार्केट वैल्यू से ऊपर बेच सकते थे। लेकिन अब तो इनकम टैक्स कहता है मार्केट वैल्यू से ज्यादा दोगे अगर नॉन रेजिडेंट को भी, तो भी
हम आपकी इनकम मान लेंगे इसकी बात। ये 5627B में चेंज आई जो मैंने आपको बताई है जी। एक 55 कह रहे हैं सेक्शन आपने नहीं बताया। अब देखो डाटा तो याद करा दिया उसने। 55 क्या है सर? अभी तक आपको पता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल्फ जनरेटेड एसेट की, अगर वो गुडविल ऑफ ए बिजनेस है, राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस है, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एन आर्टिकल और ए थिंग है, लीज राइट है, ये वो चीजें हैं, उसकी कॉस्ट सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। यहां पर इंटेंजिबल एसेट और एनी अदर राइट के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो वो कहते थे इसका तो बेनिफिट ले लो। वो जो श्रीनिवास शेट्टी की जजमेंट है कि जब कॉस्ट ही नहीं है तो फिर उसको टैक्स लगना ही नहीं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया सेक्शन 55 में कि भाई इंटेंजिबल एसेट भी जो होगी सेल्फ जनरेटेड या कोई एनी अदर राइट विच इज नॉट कवर्ड अर्लियर, उस सब के केस में निल कॉस्ट होगी और आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट निल हो जाएगी। ये 55 में अब कॉस्ट निल करने का बताया सेल्फ जनरेटेड एसेट, सो दैट यू मे नॉट से दैट कंप्यूटेशन प्रोविजन फेल और श्रीनिवास शेट्टी लग जाएगा। ये नहीं लगेगी इस केस। क्लियर है सर? अब आपके सामने अगला पॉइंट 55 हो गया। अब मैं 72 में ज्यादा नहीं जा रहा, 79 और 80 IAC में चला जाता हूं। स्टार्टअप के केस में स्टार्टअप की एक्टिविटी एक रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2023 तक करना था, उसको बढ़ाकर 24 कर दिया। और स्टार्टअप के केस में चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 50% हो सकती है। वो 79 सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो केस का 7 इयर्स था, अब वो 10 ईयर तक कर सकते। ये स्टार्टअप का केस आया। और अब मैंने 80 CCG तो आपको एच तो करा ही दिया था, 80 CCH तो करा दिया था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है सर। मोदी जी ने पूरा बदला ले लिया है। क्या बदला लिया? आपको पता है 80G में 100% डिडक्शन मिलती थी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ये तीन ही नाम से थे, बाकी सारे फंड नाम से नहीं है। बाकी तो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, लेकिन ये तीन महानुभाव के नाम थे। मोदी जी ने 24-25 के से इस डोनेशन को अलाउ ही नहीं किया। नो डिडक्शन अलाउड इफ यू डोनेट टू, नो डिडक्शन अलाउड अंडर 80G इफ यू डोनेट टू जवाहरलाल मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फंड। तीनों को हटा दिया, बस खत्म हो गई बात। तीनों को हटा दिया। इसके लिए नहीं देंगे डिडक्शन अंडर 80G। हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड को दीजिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिफेंस फंड को दीजिए, उनको दीजिए ना। इनको क्यों दे रहे हैं? हटा दिए। ये 80G में चेंज आया, ये आपको बता। क्लियर हुआ? ये कांग्रेसी तो नहीं है, मुझे पता नहीं लग रहा। अब है भी तो तुम क्या कर लोगे? हम मुक्काटेरियन है, जिनकी पार्टी उसी के पूत। आगे चलते हैं सर। ये 80G में भी चेंज आया है। आइए आगे 87A अब करता हूं आपको 115BAC के साथ। अब नई स्टोरी शुरू। जो मैंने बिगिनिंग में बोला, मैंने ये कहा था, देखिए सर, कि न्यू स्कीम में पहले ऑप्ट करना पड़ता था। अगर आप न्यू स्कीम में जाना चाहते थे तो आपको 10IE फॉर्म भरना पड़ता था बिफोर द ड्यू डेट फॉर रिटर्न कि मुझे नई स्कीम चाहिए। अब कह रहा है एक नया सेक्शन डाल दिया, सब सेक्शन 1A, 115BAC सब सेक्शन 1A। उसने कह दिया पुराना सेक्शन तो 31 मार्च 2023 तक 24 तक रहेगा, 23 तक रहेगा। 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए प्लीज नोट, आपको नई स्कीम के लिए बाय डिफॉल्ट है, आपको रहना ही पड़ेगा नई स्कीम में जब तक कि 115BAC सबसेक्शन 6 में आप ऑप्ट ना करो कि मुझे ओल्ड स्कीम चाहिए। उल्टा हो गया, पहले ऑप्ट करना था न्यू स्कीम के लिए, अब ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम के लिए बिफोर ड्यू डेट। अगर आपने ऑप्ट नहीं किया तो आपको नई स्कीम में ही माना जाएगा। आप बाद में जाके ऑप्ट, जिस दिन ऑप्ट करोगे तो मिलेगा, पर ड्यू डेट तक ऑप्ट कर दीजिए, नई रिजीम में। अब नई रिजीम बाय डिफॉल्ट आ गई, ओल्ड स्कीम बाय ऑप्शन आ गई, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ड्यू डेट तक। उन्होंने कहा चलो हम एक एडवांटेज देते हैं आपको, क्योंकि आप नई स्कीम में आना चाहते हैं, लीजिए एडवांटेज। पहले अप टू 2,50,000 एग्जेम्पशन थी, अब 3 लाख तक एग्जेम्पशन करती।
पहले स्लैब था अप टू 250 नील, नेक्स्ट टू 55%, नेक्स्ट टू 50 10%, नेक्स्ट टू 50 15%, नेक्स्ट टू 50 20%, नेक्स्ट टू 250 25%, अबव 15 लाख 30%। ये था सर, सरचार्ज तो वही था जो बाकी का था, सेम था, ये था। अब इन्होंने कह दिया नहीं, पहला 3 लाख पूरा माह, 3 से 6 5%, 6 से 9 अब 3 का स्लैब हो गया, 6 से 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, अब वो 25 का स्लैब खत्म, अबव 15 लाख 30%। एक्स्ट्रा बेनिफिट 35 लाख का हो गया जो 15 लाख के अंदर है। 15 लाख वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया 35,000 रुपए टैक्स का। सिर्फ टैक्स का नहीं होता, सरचार्ज का, उसमें वो भी होता है एजुकेशन टैक्स का, और इवन उसका भी होता है सरचार्ज अगर लगता हो तो वो सबका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आपको नई स्कीम में बाय डिफॉल्ट जाना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, जब नई स्कीम में जाते थे तो हमें पता है कि HRA नहीं मिलता, LTC नहीं मिलता, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता था, आपको वो भी नहीं मिलता था, क्या कहते हैं नई स्कीम में, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। नई स्कीम में इंटरेस्ट और मनी बोरोड फॉर हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो 2 लाख है वो भी नहीं मिलता था। नई स्कीम में फैमिली पेंशन का भी नहीं मिलता था। नई स्कीम में कई बिजनेस की रिडक्शन भी नहीं मिलती, 35 सेक्शन वो नहीं मिलता था, इवन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं था। उन्होंने कहा भैया ये नहीं मिलेगा, लेकिन एक एडवांटेज दे रहे हैं, नई स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देंगे एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी आपको नई स्कीम में, और कोई नहीं, 50,000 की। अगर फैमिली पेंशन है तो उसको नई स्कीम में आएगा तो वो वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 वाला वो हटा, वो मिल जाएगा। आप जरा सुनते जाइए, एक और 87A डाल दिया कि अगर आप नई स्कीम में हैं तो जो 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं था उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। ओनली नई स्कीम वालों को, ओल्ड स्कीम वाले को नहीं। अश्विनी जी, ओल्ड स्कीम वाले को 5 लाख ही कोई ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 से ऊपर इनकम है तो पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा, 5 से नीचे है तो माफ है, 5 से कम है तो 10 रुपए भी ऊपर है तो पूरे पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है जी, वहां तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं है। अब क्या है, 7 लाख माफ है सर। सैलरी के लिए तो 7,50,000 का बेनिफिट हो गया। 7,50,000 का बेनिफिट कैसे हो गया? 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ले सैलरी वाला, और 7 लाख यहां करा ले, और 7 लाख है तो 1 पैसा टैक्स नहीं देना। तो जिसकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है उसको कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स देना ही नहीं। हाँ, कोई और डिडक्शन नहीं है किसी चीज की भी, वो हाउस की भी नहीं है, इंटरेस्ट और मनी बोरो, आपको टैक्स नहीं देना 7,50,000 तक नई स्कीम में। ओल्ड है तो 5 है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर किस स्कीम में जाना चाहते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आपको नई स्कीम में ले गए, आप कुछ भी कर लो। लेकिन आप पुरानी स्कीम में आना चाहते हैं, जब भी आना चाहते हैं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूं। और जब आपने अप्लाई कर दिया तो सर गौरव जी हर साल अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में चले जाओगे। समझ में आ रहा है गौरव जी? ओल्ड स्कीम के जाने के लिए, और ओल्ड स्कीम में कौन जाएगा? जिसको 80C नहीं लेना, 80D नहीं लेना, 80TTA नहीं लेना, 80TTB नहीं लेना, इंटरेस्ट और मनी नहीं लेना, क्योंकि वहां बहुत फायदा हुआ है। वैसे ऐसी बात नहीं है, 1 लाख कितने हजार का फायदा होता है नई स्कीम में जाने में। 15 लाख पे इधर टैक्स निकालो, उधर टैक्स निकालो, 1,12,000 कुछ ऐसे ही अमाउंट है जितना एग्जेम्प्ट होता है। 1,37,500 कुछ ऐसा है। लेकिन रुकिए, मेरा जैसा आदमी नहीं जाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं जाएगा? देखिए, एक तो मुझे बेनिफिट मिलता है 30% वाला। मैंने 1.5 लाख रुपया जो जमा कराया प्रोविडेंट फंड में, तो 30% बचाया गौरव जी, 45,000 रुपए। 50,000 रुपये 80D, 15,000 रुपये वो बचा। ठीक है सर, 45,000 वो हो गया, 15 ये हो गया, 45 और 15 60। चलो मैंने 80TT भी लिया, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 15,000 वो है, 60 और 15 75। और मैंने सपोज करो 80CCD में भी लगा लिए पैसे 50,000 रुपए, तो 15 वो भी ले लो, 15 कितने हुए? 90। और मुझे एक 90 और भी मिलता है सर। आपको नहीं मिलता, मुझे मिलता है 80QQB में ऑथर की
डिडक्शन 3 लाख रुपए का, तो 90,000 वो मिलता है, तो 90,000 90 180 में सरचार्ज भी बच गया और सेस भी बच गया, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं नई स्कीम में आप भी 5 करोड़ से ऊपर नहीं ना दिखाते। अभी रुक जाओ, अभी बात ही नहीं करी पूरी। तो मुझे अब ओल्ड स्कीम में ऑप्ट करना पड़ेगा अगर मुझे 80 ये लेना है क्यू भी, नहीं तो सारा छोड़ दूंगा, फिर मैं नई स्कीम में चला। अगर मैं भूल गया ऑप्ट करने के लिए तो मुझे नई स्कीम में ले जाएंगे। अब मैं बिजनेस से प्रोफेशन करता हूं तो भी मुझे ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम में, लेकिन प्लीज वो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए एक बार मैंने ऑप्ट कर लिया तो मैं ओल्ड में ही रहूंगा। मुझे एक ही बार फायदा है वापस आने का, दोबारा वापस नहीं आ सकता। एक बार आगे नई स्कीम में आ गया मैं दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन जो आप हैं जिसका प्रोफेशनल इनकम नहीं है या बिजनेस इनकम नहीं है, इस साल नई में जाना चाहते हैं नई रख लो, अगले साल ओल्ड में चले जाओ, फिर नहीं आना चाहते नई में आ जाओ, फिर ओल्ड में चले जाओ। नई में तो लिखना ही कुछ नहीं है, अदर देन बिजनेस, अदर देन नई में तो लिखना ही कुछ नहीं है। आप जब चाहो बदल लो और उसमें चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन ओल्ड स्कीम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड स्कीम में फायदा है कि नहीं है। मेरे जैसा आदमी अगर क्यू भी ना हो तो मैं नई स्कीम में जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर भी बेनिफिट है उसमें, क्योंकि मैं फिर भी एक पीपीएफ रखूंगा। अरे उसमें टैक्स फ्री इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, डिडक्शन ना मिली तो क्या हो गया, टैक्स फ्री इंटरेस्ट तो आता है, मैं फिर भी 80D दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कल अगर इंश्योरेंस ना कराई तो मुझे क्या होगा। अब सरकार के ऊपर भरोसा मत करिए, सरकार ने टैक्स का रिलीफ दे दिया, वो डायरेक्टली दिया, वो आपको सामने नजर आता था, ये इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट 115 BAC में दे दिया। सूनर और लेटर ये नई स्कीम हो जानी है, ये तो बच गया इस बार, हम बड़े लड़े थे, नहीं तो पूरी नई स्कीम में ही जा रहे। और नई स्कीम में एक और फायदा कर दिया, और मुझे वो फायदा नहीं है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज पहले 37% था, उसको 25 कर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी भी इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो जाए तो मैं भी 25% दूंगा। अभी तक तो मैं 37% देता नहीं, मैं एक्चुअल इनकम दिखा रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा जैसे ये कह रहे हैं अश्विनी जी, मैं तो ये दिखाता हूं। इनकम दिखाई नहीं जाती, इनकम कमाई जाती है। चलिए ये कदम, मैं ये इनकम दिखाता हूं, मेरी टोटल इनकम ये दिखाता हूं। अरे दिखाने का क्या मतलब है कि मैं इतना कमाता हूं ये कहो ना, दिखाते का मतलब है कि बाकी छुपा लेता हूं। छुपा नहीं। तो 150 और 115 BAC का ये फायदा हो। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने लगी सर हमें भी तो बेनिफिट चाहिए। हमें किस बात का बेनिफिट चाहिए, आप कंपनियों को दे रहे हो 15% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो हमें भी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम बनाएं और मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमें भी 15% दो। उन्होंने कहा जाओ देते हैं, 115 BAE डाल दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करिए 1/4/2023 के बाद और 31/2024 तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए। और उनको ATP मिलेगी फिर। अरे सुन तो लो, ATP तो उनको पहले ही नहीं है, तो डिडक्शन है ही नहीं चैप्टर 6 में। तो वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेगी तो उस केस में हम आपको 15% टैक्स लगाएंगे, कोई ATP नहीं मिलना। 15% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ATP मैन्युफैक्चरिंग को मिलता कहाँ था पहले यार, ऐसे ही मारे जा रहे, तो वो आपको 15 लाख। और बाकी प्रोविजन बिल्कुल वही है जो 115 BAB का था, एक भी प्रोविजन चेंज नहीं किया, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ये 115 BAE है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, वो जो 153 में पीरियड था ना कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का, 9 महीने, 22-23 का 9 महीने था, अब 22-23 का 12 महीने कर दिया, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। 12 महीने, 9 महीने का 12 कर दिया। इवन अपडेटेड रिटर्न का भी 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिटर्न इज फर्निश्ड। और तीसरी बात, अगर आपकी कोई किसी की सर्च हुई और उस दिन आपका कोई केस पेंडिंग है, या आपकी कोई रिक्विजिशन हुआ केस पेंडिंग है, या बनी बुलियन ज्वेलरी पाई गई और केस पेंडिंग है, उस ऑल केसेस में प्लीज नोट आपका पीरियड 12 महीने और एक्सटेंड हो गया, 12 वो और 12 वो 24 महीने हो गए उस केस में। ये 153 में लिखा है जो मैंने आपको बताया। ये 153 की मैंने आपको टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर 143(3), 144, 140(39)(A) की असेसमेंट और आपको वो वाली बता दी। अब एक और चीज है सर,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अब सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट करूंगा क्योंकि ये कहेंगे वो भी लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमारा इनकम आई अक्रूवल बेसिस, हमने इनकम को ले लिया, लेकिन जिसने मुझे इनकम दी उसे मेरा टीडीएस नहीं काटा, या काटा अगले सालों में काटा, उस साल नहीं काटा, अगले किसी सब्सिक्वेंट ईयर में काटा। अब मैं कहता हूं मैं तो इनकम में दिखा चुका हूं और मुझे तो टैक्स दे चुका हूं उसके ऊपर, क्योंकि जिस साल मैं इनकम दिखाता हूं उसी साल उसका टैक्स देना पड़ता है। अगर टीडीएस है तो उसी साल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब उसने टीडीएस काट लिया 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और गवर्नमेंट में तो यही होता है, गवर्नमेंट में तो टीडीएस पेमेंट बेसिस पे होता है, गवर्नमेंट तो अक्रूवल सिस्टम करती ही नहीं है। तो अब क्या उन्होंने किया है, 155B सेक्शन 20 सब सेक्शन 20 डाला है। अगर आपका टीडीएस बाद में काट के जमा करा दिया है, किसने, डिडक्टर ने, बाद में काटा अगले साल में, उस साल नहीं काटा अगले साल में काटा, तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए असेसिंग ऑफिसर को अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 20 कि मेरा ये टीडीएस कट गया और ये मैं ऑलरेडी इनकम दिखा चुका हूं पहले सालों में, उसका प्रूफ दे दीजिए और मुझे ये टीडीएस का रिफंड किया जाए। आपको अप्लाई करना है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड बाय द डिडक्टर। वो 2 साल के बाद वो कर दीजिए अप्लाई, तो वो आपकी अमेंडमेंट करेगा रेड विद 154 और फिर आपको रिफंड दे देगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है, रिफंड तो देगा लेकिन इंटरेस्ट मुझे जो देगा फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन टू डेट ऑफ रिफंड है, ना कि वो पुराना मैं पैसे जमा करा चुका हूं उसके तो मुझे रिफंड दे रहे हो, तो उसी रिफंड का तो मुझे इंटरेस्ट भी तो दो। फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द डेट ऑफ रिफंड, ये सेक्शन 155 सब सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 154। अब सर कोई इंपॉर्टेंट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो 148 में भी टाइम की चेंज है, 148 में कोई टाइम की चेंज नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं कंप्लीशन, और सुन तो लीजिए कोई कंप्लीशन की चेंज नहीं है। कहाँ चेंज है आपकी, वो पहले ही 12 महीने हो चुका है, अब 12 महीने की है, वो पहले ही था, पिछले साल ही कर दिया था, उसकी कोई चेंज नहीं है। 143 148 में जो चेंज हुआ सुन लीजिए, 148 में था कि आपको जब वो 148D की रिपोर्ट आ जाती है और फिर आपको नोटिस इशू करना है कि रिटर्न फाइल करिए। जब रिटर्न फाइल करने तो लिखा था यू हैव टू फाइल रिटर्न विद द टाइम स्पेसिफाइड, अब उन्होंने कह दिया यू हैव टू फाइल रिटर्न विद इन 3 months, और 3 month करके अगर नहीं करेंगे तो मानेंगे रिटर्न आपने फाइल नहीं की। ये आया 148 में सर, वो नहीं है जो आपके। क्लियर है? अब आप सवाल पूछ ली 2-4, तो मेरा अगला लेक्चर भी तैयार है। तो अगर कोई 2 क्वेश्चन पहले यूट्यूब पे देख लो यार, कोई है तो, नहीं तो फिर सर ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अभी लेक्चर देने जाना है, मैंने सर एक लेक्चर देने हैं। मैं तो अभी सर एक टीसीएस के रेट्स में भी चेंज है। हाँ जी, टीसीएस के रेट्स सुन लीजिए वो तो मैंने छोड़ दिया 206C1H 206C1H में क्या हुआ, जब आप एजुकेशन के लिए दे रहे हो और लोन लिया है उसमें कोई चेंज नहीं है, 0.5% ही टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर आपने एजुकेशन के लिए दिया, लोन नहीं लिया, तो वो 5% है 7 लाख के ऊपर। लेकिन अगर पैकेज टूर के लिए गए तो पहले वो 5% था, अब 20% कर दिया, विदाउट एनी लिमिट। पहले भी था विदाउट एनी लिमिट, लेकिन 20% कर दिया। और कोई और वजह से दिए पेमेंट लिबरल स्कीम में भेजे तो भी सर 20% है विदाउट लिमिट। मर जाएगा। मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता हूं अपने अब्रॉड लिबरलाइजेशन स्कीम में, हालांकि वो टैक्सेबल नहीं है, उसके हाथ में, मेरे हाथ में भी टैक्स पहले दे दिया। अब मेरा टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, तो लिबरलाइज स्कीम में मैंने उसको पैसे भेजे, या मैं वहां इन्वेस्ट करना चाहता हूं लिबरलाइज स्कीम में, तो मुझे 20% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और कलेक्ट कौन करेगा, वो बैंक करेगा, वो करेगा ऑथराइज एजेंट, और मुझे उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा। 20% स्मॉल अमाउंट नहीं है। सपोज किसी मेडिकल के लिए भेजा है, उसके इलाज कराने के लिए चाहिए, कैंसर की ट्रीटमेंट करानी है, 20 लाख रुपया चाहिए, तो 20% तो पहले वो जमा कराना पड़ेगा, कलेक्ट कर इतना करना पड़ेगा। 25 लाख का लोन लो ना, लोन लो या क्या मर्जी लो, 20% रेट पर लोन के लिए तो कम है ना, बहुत ज्यादा। लोन के लिए तो एजुकेशन लोन, ओनली एजुकेशन। चलिए सर, और बोलिए, कोई रह गया हो? मैं कह रहा गुरु जी के आगे ऑलरेडी 8 प्रोग्राम लाइंड अप है। मैं कह रहा क्वेश्चन सर स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम तब लेंगे, गुरु जी के साथ रूबरू होंगे दोबारा, जब ये बिल पास हो जाएगा और उसमें हम अमेंडमेंट के ऊपर, जो इसमें से भी कुछ अमेंडमेंटें होंगी, जहां कुछ एक अमेंडमेंटें और आएंगी, तो उन सबको हम गुरु जी के साथ रूबरू होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, जब ये पार्लियामेंट में बिल
एक्चुअल में एक्ट बन जाएगा। तो आज गुरुजी का ऑलरेडी मेरे ख्याल में अब शुरू हो जाने हैं फिजिकल प्रोग्राम 6-7 मेरे है। को जाना है, पहुंचना भी है। तो उतने में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर रवि जी फ्री हुए तो उनको बुला लेते हैं, क्वेश्चन आपके वो ले लेंगे 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट ही हम लाइव रहेंगे। मुझे जरा मैं रवि जी इजाजत को बुला के दीजिए। लेता हूं, थैंक सर। यू वेरी मच। मुझे इजाजत दीजिए इतनी देर में। थोड़ा बहुत आप इंटरनेट से टैक्स का बोल दीजिए ना, तो आप बैठे हुए हैं, इंटरनेट से टैक्स का बोलिए। सर कुछ क्वेश्चन अभी यूट्यूब से ले लेते हैं। क्या है कि बिल में कहीं भी मेंशन नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, ओनली इन स्पीच। तो वेदर इट इज एक्सपेक्टेड कि एक्ट में नहीं, सेक्शन 115 जो है जहां पर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स दिए हुए हैं न्यू रिजीम के, उसमें स्पेसिफाइड है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है वो भी मिलेगी, और जो 80CCH है उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ये तीनों चीजें स्पेसिफाइड हैं कि नई रिजीम में जाएंगे तो ये तीनों डिडक्शन मिल सकती हैं। सर एक 43D को एनबीएफसी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। वो तो सिर्फ उन्होंने डेफिनेशन दी हैं कि एनबीएफसी किसको मानेंगे। वो 2-3 किस्म की एनबीएफसी होती है, सिर्फ उसकी क्लैरिफिकेशन है, उसमें कोई खास क्लैरिफिकेशन की हमें जरूरत है नहीं उसकी। सर पैनलिस्ट में से कोई क्वेश्चंस हैं तो सर प्लीज अनम्यूट करें सर। सेक्शन 43B का एक बारी दोबारा सर बता दें, एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन का विद एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट, और 15 डेज का और 30 डेज का सर जो सिस्टम है। एमएसएमई में जो प्रोविजन डाला इन्होंने कि एनी पेमेंट टू बी मेड टू एमएसएमई, उसको इन्होंने क्लॉज H इंसर्ट कर दिया 43B में। तो जिस तरीके से टैक्सेस और इंटरेस्ट टू बैंक्स आते हैं उसी तरीके से ये भी इंसर्ट कर दिया। तो यानी एनी पेमेंट, any expenditure in respect of payment is to be made to MSME. It will be allowed as a deduction only if it has been paid during the year. उसके बाद प्रोवाइजो टू 43B कहता है कि notwithstanding anything in 43B, if the payment is made before the due date of filing the return, it will still be allowed as deduction. पर इस प्रोवाइजो को ये जो नया क्लॉज डाला है H वाला, इस पे एप्लीकेबल नहीं करा। यानी एमएसएमई को पेमेंट में बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नहीं कर सकता। आई मस्ट पे इट विद इन दी फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। दूसरा चीज इसमें जो है, जो हमारे को ध्यान रखनी है कि एमएसएमई में एक्ट में पेमेंट टू एन एमएसएमई शुड बी मेड मैक्सिमम विद इन 45 days ऑफ द डेट ऑफ द बिल इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द एमएसएमई एंड द परचेजर। If there is no agreement, it has to be made within 15 days. तो उन्होंने कहा इतना पीरियड हम आपको अलाउ कर देंगे अंडर 43B ऑल्सो। अब मान लो कि एक बिल आपके पास आया 25 मार्च को, और आपका एग्रीमेंट है एमएसएमई में कि यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 40 days, तो वो 40 days का पीरियड आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिल ही आपके पास 25 मार्च को आया है। तो 5 दिन ये और 25 दिन और ले सकते हो नेक्स्ट मंथ की। यू मस्ट मेक द पेमेंट विद इन दैट। अब जैसे अश्विनी जिंदल जी कह रहे थे कि अगर मेरा बिल मान लो मई में आ गया, मई 2023 को मुझे बिल मिल गया एमएसएमई का, देन आई हैव टू मेक द पेमेंट विद इन दिस ईयर इटसेल्फ। 31 मार्च तक पेमेंट कर दूंगा तो डिडक्शन मिलेगी। 31 मार्च के बाद करूंगा एक दिन भी बाद तो डिडक्शन इस साल में नहीं मिलेगी। इट विल बी अवेलेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ठीक है सर। एमएसएमई एक्ट में जो फाइनेंस बिल में पेड ऑन एक्चुअल बेसिस लिखा है,
उसका मतलब फिर उसका यही कहने का मतलब है कि जब भी वो पे करेंगे तब उस साल में उसको उस चीज की डिडक्शन मिल जाएगी। पर अगर मैंने बताया ना 15 दिन या 45 डेज का लीवरेज जो है वो अलाउड है। तो अगर मैंने 10 अप्रैल को, अगर मेरा बिल ही 25 मार्च को आया था और मैंने 10 अप्रैल को पेमेंट कर दी, तो वो मुझे पिछले साल में ही मिल जाएगी। अटेंडी में हैंड रेज है। सर ये माइक्रो एंड स्मॉल के लिए या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? माइक्रो एंड स्मॉल के लिए मीडियम नहीं है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल। हाँ जी अनुराग जी, आपको अलाउड टू टॉक किया जी, अनुराग अग्रवाल जी। उससे अलावा अगर कोई और पैनलिस्ट में क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, उधर से है तो उधर भी देख लीजिए यूट्यूब में। अनुराग जी आपको अनम्यूट किया है जी। हाँ जी अनुराग जी पूछिए। मेरे ख्याल में उनकी कोई दिक्कत आ रही है अनुराग जी की, कोई कनेक्टिविटी का। हाँ जी हाँ जी। तो और कोई पैनलिस्ट में से क्वेश्चन हो जी तो वो पूछ सकते हैं। तो उधर है यूट्यूब में कोई? हाँ जी, 43B पे ही है कि व्हाट इफ द प्रोविजन फॉर फीस एंड डिडक्टिंग टीडीएस was made after giving the bill in the balance sheet, what will be the situation and the position in that case? वही तो प्रोविजन डाला गया कि सिर्फ प्रोविजन के बेस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ पेमेंट के बेस पर आपको डिडक्शन मिलेगी। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द 43B। और 115 बीबी में तो कोई चेंज नहीं है ना सर इस पर, वो एज इट इज ही है, वो वैसे ही है। 115 बीबी में सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए नया सेक्शन डाला है विच इज सिमिलर टू 115 BBA। उसमें 15% टैक्स लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी, हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर ये पॉइंट दोबारा एलैबोरेट करेंगे जो प्रोविजन पे बेस पे, फॉर एग्जांपल ऑडिट की प्रोविजन 31 मार्च में डल गई, बैंक्स में भी जब सभी क्लाइंट्स डालते हैं उसका टीडीएस काट के जमा हो गया, हम जब ऑडिट करेंगे उसके बाद उसका बिल इशू करेंगे, तो इसका मैंने जो डिडक्शन मैंने मेरे को फाइनेंशियल के हिसाब से क्लेम करनी, वो किस बेस पे फिर चलेगा? प्रोविजन तो आप कह रहे हो मिलेगी नहीं अब तो खर्चा उसका। देखिए अगर इफ द सीए इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट जी, सिर्फ तभी ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। बिल्कुल। और अगर मान लो उसने 31 मार्च को ही बिल रेज करा या नहीं रेज करा, आपने सिर्फ प्रोविजन डाला है, तो प्रोविजन के बेस पर तो डिडक्शन मिलेगी नहीं। अगर उसने बिल रेज करा 31 मार्च को और आपने 15 अप्रैल तक भी पेमेंट कर दी, तो आपको पिछले साल में डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर उससे 15 दिन के बाद पेमेंट करोगे, देन इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो इसका मतलब जैसे मैंने ऑडिट फॉर एग्जांपल जुलाई में कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं बिल रेज करूंगा, तो जो प्रोविजन इसका मतलब वो डाली गई है वो डिसअलाउड होकर एड बैक हो जाएगी। वो बिल्कुल एड बैक हो जाएगी। तो जब मैंने पेमेंट करनी उसके हिसाब से अलाउंस आएगा, इसका यही मतलब है ना? जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ मिल जाएगा वो। और प्रोविजन बेस्ड बैंकों को भी कोई खर्चा नहीं मिलेगा जो 31 मार्च में मार्कअप करेंगे लेकिन पेड नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने प्रोविजन डाल दी और लेकिन उसकी पेमेंट और बिल बाद में रेज हुए, हाँ, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है वैसे देखा जाए हर मामले में। एक तो ऑडिट के दौरान भी अगर हमने चेक करना है, ऑडिट के दौरान भी प्रॉब्लम आएगी आपको। टैक्स ऑडिट में भी आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। व्हाट इज द पेमेंट, हाउ मच पेमेंट इज मेड टू एमएसएमई, उसकी कब पेमेंट हुई है, कब बिल रेज हुआ, उसके साथ कोई एग्रीमेंट है या नहीं है। सभी डेटर का पहले तो डाटा मांगना पड़ेगा मास्टर। सर इसका मतलब जब ऑडिट प्लानिंग करनी है सभी ने, तो सबसे पहले तो मेरे जिस एसएससी का मैंने ऑडिट करना है मेरे को ये पता होना चाहिए उसके पास माइक्रो स्मॉल में आता कौन कौन है। ये डाटा अपने आप में कम्बरसम एक्टिविटी बन जाएगा लेने के लिए। उसकी पूरी परचेज आपको उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी, इसमें से कितनी परचेजेस एमएसएमई से है, कितनी सर्विसेज एमएसएमई से आई हैं, उसका सारा आपको डेटा लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि उनके साथ कोई एग्रीमेंट है या नहीं एग्रीमेंट है, कब बिल रेज हुआ, कब पेमेंट हुई, ये सारा। जो 31 मार्च को पेबल खड़े हैं, हाँ, जो एटलीस्ट 31 मार्च को पेबल खड़े हैं पिछले साल और इस साल, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे टैक्स ऑडिट। और कोई क्वेश्चन है जी? तो अदरवाइज वी विल कंक्लूड। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड है तो ऋषभ जी से पूछ सकते हैं। अच्छा इधर एक मिनट, क्यूए में क्वेश्चन 3 है। अशोक बत्रा जी वुड लाइक टू। अशोक बत्रा जी अब मेरे ख्याल में उन्होंने क्वेश्चन रिप्लाई कर दिए थे, अब वो दोबारा जुड़ेंगे जब हम दोबारा प्लान करेंगे। फॉर माइक्रो एंड स्मॉल डिफॉल्ट ड्यूरिंग द ईयर बट पेड, ये हो चुका है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में लोन रिपेमेंट वाला सिनेरियो क्लियर करना। ओके, देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट में पिछले साल में प्रोविजन आया था
कि अगर मैं कोई लोन लेकर एप्लीकेशन करता हूं, सपोजिंग आई टेक अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज और उसमें से चैरिटेबल एक्टिविटी करता हूं, तो इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ दिस ईयर. It be considered as application only of the year in which I repay the loan. रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है सर. तो ये प्रोविजन पिछले साल आया था. अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि रीपेमेंट की बात तो हम कर रहे हैं, बट हम कितने साल तक इसको वॉच करेंगे. एक आदमी ने लोन लेकर आज अप्लाई कर दिया, उसने उसकी, अब उसको हम पेंडिंग रखेंगे 20 साल तक. वो 20 साल के बाद लोन रीपे करता है तो ही विल क्लेम दैट एज एप्लीकेशन इन द 20th ईयर. अब गवर्नमेंट कहती है कि वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट ट्रांजैक्शन फॉर सो मेनी इयर्स. तो वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है 5 साल की. जो आपने लोन लिया था, आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी गई, इफ यू रीपे दैट लोन विद इन 5 years इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. और उसकी बाकी कंडीशंस उन्होंने रखी हैं. कुछ कंडीशंस है कि आप 48(3) का कंप्लायंस करेंगे, कैश में पेमेंट नहीं होगी, उसका टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो वो होगा, और रिलेटेड पार्टीज को नहीं होना चाहिए. तो वो कंडीशंस जो थी वो सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगी. बट मेन एम्फेसिस इज लोन शुड बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज. बट अगर उसकी टर्म ही ज्यादा है सर, 10 साल का लोन नहीं, तो फिर वो नहीं माना जाएगा. तो फिर 5 साल तक की मानेंगे, 5 उसके साल बाद तक नहीं हाँ, मानेंगे. 5 साल के अंदर रीपेमेंट होगी तो वो आपको एप्लीकेशन मानी जाएगी. बियॉन्ड 5th year इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. 2 क्वेश्चन हो रहे हैं सर. जिंदल साहब, काम चलेगा सर. जिंदल साहब, वो वाला फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सर स्टैंडर्ड डिडक्शन की कहीं बात नहीं आई. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सर, मैंने बताया था आपको, जो 115 BAC है उसी के अंदर प्रोविजन डाला गया है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हुए 3 डिडक्शंस मिलेंगी. न्यू स्कीम में 3 डिडक्शंस अब अलाउड है. 16(1)(a) की स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयड, फैमिली पेंशन की डिडक्शन जो 57 में मिलती है वो भी मिलेगी 15,000 की, और तीसरी जो आपने जो नया अग्निवीर वाला प्रोविजन डाला है 80CCH वाली, वो भी डिडक्शन मिलेगी. और 80JJ जो पुरानी 80JJ तो मिलती है. तो ये सारी डिडक्शंस जो पहले मिलती थी प्लस ये 3 नई डिडक्शंस, ये नई स्कीम में एप्लीकेबल है. पर सर मैं तो चलो आपके माध्यम से, और गुरुजी अभी दूसरे प्रोग्राम में चले गए, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट में ये प्रोविजन जरूर डालो. जैसे हमने देखा कि शेयर बाजार में LIC के या और शेयर कंपनियों के, ICICI प्रूडेंशियल के, सबके शेयर गिर गए. आज की डेट में हमारी इंडियन इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी है, सोशल मतलब सेविंग पे ऊपर डिपेंडेंट है. एटलीस्ट LIC की चाहे 80C में 50,000 कर दें, और नए एक्ट में, नए रिजीम में, और 50,000 की मेडिकल की. ये 2 पॉलिसियों की इंश्योरेंस मिलनी चाहिए. उसका कारण यह है कि बंदा अपनी सिक्योरिटी खुद ही करता है, यहाँ पे अदरवाइज कोई सिक्योरिटी की प्रोविजन नहीं है. बिल्कुल मिलनी चाहिए. बेसिक पर्पस ऑफ द न्यू स्कीम, जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है दैट लेट अस सिंप्लीफाई द टैक्स लॉ, टैक्स रेट हम कम कर दें, डिडक्शंस एग्जेम्पशन सारी विड्रॉ करते जाएं और टैक्स रेट को कम करते जाएं. सो दैट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ब्रिंगिंग इन द न्यू स्कीम. अब अगर हम फिर इसमें डिडक्शंस देना शुरू कर देंगे, नहीं, 2 सर जो सोशल सिक्योरिटी से साथ रिलेटेड है. सर मैं मानता हूं कि बात, फिर और भी डिमांड आती है. पर ये तो हर आदमी के लिए सोशल सिक्योरिटी है ना सर. ठीक है, इसमें चाहे रिस्ट्रिक्शन कर दें कि 25,000 की इसमें मेडिकल में देंगे और 50,000 की ओनली LIC में देंगे. ठीक है, आपकी सजेशन ठीक है, कैन बी पुट फॉरवर्ड, बट बेसिक फिलॉसफी ऑफ द न्यू regime is that no exemptions, no deductions. सर and lower the tax rate. एक आया क्वेश्चन रिलेटेड टू चैरिटेबली कि व्हाट इफ लोन टेकन प्रायर टू 1/4/2021, उसका 5 साल होगा या मतलब वो पुराना एज इट इज चलेगा? वो पुराना एज इट इज चलेगा, पुराने के ऊपर नहीं है. दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड, तो इसलिए पुराने पे कोई एप्लीकेबल नहीं है. और एक है सर गवर्नमेंट एजेंसी का TDS रिलेटेड अमेंडमेंट पर व्यू देना. ये क्वेश्चन क्या है राजेश जी आपका, गवर्नमेंट एजेंसीज का TDS पेमेंट के ऊपर रिव्यू? राजेश जी, TDS का आप अगर पैनलिस्ट में हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं जी राजेश जी, अदरवाइज आप हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अगर अनम्यूट करता हूं जी, अगर आप अटेंडीज में हैं तो. हाँ जी, पूछिए जी क्वेश्चन राजेश जी. हेलो राजेश जी, क्वेश्चन पूछिए जी. सर, मैं ये कह रहा था, ये जो प्रोविजन आया ना कि सपोज करो जो गवर्नमेंट एजेंसी रिसिप्ट पे TDS पेमेंट पे TDS डिडक्ट करती है, हम एक्चुअल बेस अकाउंटिंग करते हैं. हाँ जी, हाँ जी.
तो वो अभी सर बता रहे थे ना कि आपको असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन फाइल करनी है समथिंग ऐसा, हाँ जी हाँ जी। तो उस पे थोड़ा व्यू देखना था सर, देना देखो था। सर, ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने इनकम अपनी अकाउंट फॉर कर ली ऑन एक्रूवल बेसिस, जिसने आपको पेमेंट करनी है उसने आपका टीडीएस अभी काटा नहीं, उन्होंने लेटर से अगले साल में या उससे अगले साल में आपका टीडीएस काट लिया। अब आप तो इनकम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब इनकम टैक्स सेक्शन 198 कहता है दैट टीडीएस का क्रेडिट आपको उसी साल में मिलेगा जिस साल में आप इनकम डिक्लेयर करते हैं। आप इनकम तो 2 साल पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, टीडीएस आज कट रहा है, तो इसलिए हमें वो टीडीएस का क्रेडिट मिलता नहीं था। वो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू बना हुआ था। मैंने इनकम डिक्लेयर कर दी, टीडीएस अगले साल में कटा, अगले साल में मैंने इनकम नहीं दिखाई है, इनकम तो मैं पहले दिखा चुका हूं, तो इसलिए वो मिसमैच उसमें रहता था। ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर के केस में था सर ये, जो कॉन्ट्रैक्टर के केस में था, और भी बड़े केसेस हैं, मेनली कॉन्ट्रैक्टर के हाँ। केस में बहुत होता है, और खासकर गवर्नमेंट की पेमेंट्स में ये गवर्नमेंट के बात केस देखा गया। तो उसके लिए सेफगार्ड करने के लिए असेसी के इंटरेस्ट को ये प्रोविजन डाला गया दैट यू कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर 155 टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 2 years ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टैक्स एक्सोर्स। तो जब आपका टैक्स कटा उसके 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करें फॉर रेक्टिफिकेशन, and the AO will rectify your order of the year in which you have declared the income. तो जिस साल में आपने इनकम डिक्लेयर करी थी उस साल का ऑर्डर रेक्टिफाई करके आपको वो टीडीएस का क्रेडिट दे देगा, वो उसी साल में मैप कर देगा, वो उसी साल में मैप कर देंगे। इंटरेस्ट के लिए इसमें प्रोविजन क्या गया, इंटरेस्ट विल बी अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इंटरेस्ट डेट ऑफ डिडक्शन से नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट अगर आपका रिफंड बनता है विल बी अलाउड फ्रॉम द डेट दैट यू फाइल द एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ टीडीएस। और जी क्वेश्चन कोई है तो अदरवाइज वी विल क्लोज। तो क्यूए में कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल में थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर पैनलिस्ट का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। पैनलिस्ट का कोई और क्वेश्चन है जी तो सभी पैनलिस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अश्विनी जिंदल जी को मेल डाल दीजिए, वो मेल पर बाकी हम रवि जी के साथ, बत्रा जी के साथ और गुरु जी के साथ तब जुड़ेंगे जब ये बिल पास होगा। जैसे मैंने पहले अनाउंस किया है, हो सकता है इस बिल में, जैसे मेरी सुबह बात हो रही थी गुरु जी से, उसमें 1-2 चीजें नहीं है। जैसे 52,500 अगर आपकी 15,50,000 से ऊपर सैलरी है वो एक्ट में कहीं नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट में है। लीव एनकैशमेंट जो 30 लाख से 25 लाख या 30 लाख की है 3 लाख से, उसकी भी प्रोविजन उन्होंने बोली जरूर है, स्पीच में है, लेकिन वो मेमोरेंडम में नहीं है। ये सभी चीजें अमेंडमेंट के टाइम पे आएंगी तो हम इनको उस समय कंसिडर करेंगे। दिनेश जी का हैंड रेज है। जिंदर साहब मेरी की रिक्वेस्ट है, जैसे सबमिशन, चलो बजट आ गया है, क्या सबमिशन जानती है सर जेडे एमएस वाला पॉइंट जब हम माइक्रो एंड स्मॉल की डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत वाइडर इंप्लीकेशन है। बहुत सारे मेंबर्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऐसे कि मैंडेटरी पेनी है, चाहे मैं कंपनी ऑडिट कर रहे हैं, बैंक ऑडिट, व्हाटएवर आई एम डूइंग ऑडिट, टीडीएस काट के जमा भी होने, राइट सर? वो टीडीएस काट के जब जमा करेंगे दैट इज फर्स्ट कंप्लायंस। अब उसकी पेमेंट होगी जब हमारे बिल रेस करें, दैट मींस दैट हैज टू बी एडेड बैक टू द इनकम। तो इसका अगर मैं मेजर इंप्लीकेशन देके चलता हूं तो सर ये तो मतलब इधर भी उलझे और उधर भी उलझे प्रैक्टिकली। इसमें सर कोई ना कोई सजेशन हमें देनी चाहिए ये बजट मेमोरेंडम के हिसाब से। जिंदर साहब एंड रवि जी, मेरी रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि इसका जो आई थिंक या तो गवर्नमेंट इसको एनालाइज नहीं कर पाई, नो डाउट दे आर कंसीडरिंग द माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री भी, उसके हिसाब से पेमेंट इंश्योर करनी है। पर प्रैक्टिकली अगर मैं इसका ओवरऑल इंपैक्ट देखूंगा, टैक्स एंगल से देखता हूं, ऑडिट एंगल से, किसी भी एंगल से देखता हूं, तो ये वायबल प्रोविजन बन ही नहीं पा रही सर। और सर वैसे तो वैसे ही गलत ले रहे थे, प्रोविजन बेस्ड कोई भी वैसे डिडक्शन नहीं आपको मिलती सर। खर्चा नहीं मिल रही है जिंदर साहब। नहीं मिलती तो है, लेकिन पर वो लॉजिकल थोड़ी है ना, बिल अभी काम हुआ नहीं, खर्चा आपने पहले ही बुक कर लिया प्रोविजन बेस्ड। तो इसका मतलब सब टीडीएस की प्रोविजन उस पे हटनी चाहिए, फिर तो हमें प्रोविजन में डालनी चाहिए उसकी ना, एनीथिंग। जी सर प्लीज। एट प्रेजेंट 43B में जितनी भी पेमेंट्स आती हैं उनका सबका बैंक भी जाना, उसमें जाना है ना। अब जैसे आप बैंक का इंटरेस्ट देना है, हाँ, बता तो प्रोविजन डालते हो, पर वो भी मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस ही है। एग्रीड सर। तो वो भी ऐड बैक करते हो उसमें भी। तो ऐसे ही इसका भी जो प्रोविजन आएगा उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। आई एग्री कि उसमें ऑडिट की इंप्लीकेशंस आएंगी, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो हैं विच वी कैन ब्रिंग टू नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। बहुत मेजर इंप्लीकेशन, इसको थोड़ा काइंडली प्लीज देखिएगा। देखिए टैक्स ऑडिट की इंप्लीकेशंस तो आपके लिए बहुत सारे प्रोविजंस में आए थे। पिछले साल 194 आ रहा था, वो कोई कम इंप्लीकेशन नहीं है उसकी भी।
कि आप सारे एक्सपेंडिचर पहले देखेंगे, उसमें टीडीएस काटा कि नहीं काटा, वो सारे आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारे आपका काम तो है ऑडिट में, ये तो बढ़ता ही जाएगा, टीडीएस का क्वेश्चन नहीं चली जाएंगी, जो कि गवर्नमेंट आपके ऊपर रिलाई कर रही है। तो कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर है तो काइंडली पूछे। रोहित वेक्टर जी, आपने अनम्यूट किया था, फिर आपने बाद में कोई डिस्टरबेंस आ रही थी। सर एक टीडीएस के रिलेटेड क्वेश्चन, एक टीडीएस के रिलेटेड सर, जो अभी आपने बताया कि उसको क्लेम कर सकते हैं, दैट इज सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है या 1/4/23 से ही है सर? नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं है, वो करंट ईयर से है। तो अब वो जो नए प्रोविजंस में आएगा उसी में क्लेम कर सकते हैं। बट अगर इसमें जैसे इंप्लीमेंट होगा, अगर पिछले साल की आपकी इनकम आप ले चुके हो, लेकिन टीडीएस मान लो 24-25 में कटता है, तो आप तब ले सकते, जब कटेगा उसके 2 साल के अंदर आप कर सकते हैं। अगर वो पहले कट चुका है, मान लो पिछले साल में कट चुका है, तो उसकी अब इसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। अब अगर पिछले साल में आप इनकम डिक्लेयर कर चुके हो और टीडीएस आपका इस साल में कटता है या अगले साल में कटता है, तो उस केस में आप एप्लीकेशन 2 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, रोहित जी, आपका क्वेश्चन है जी कोई? मेरे ख्याल में गलती से अनम्यूट है। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। आज बड़ा हमारा एक्सटेंसिव सेशन रहा। थैंक्स टू अशोक बत्रा जी इन एब्सेंशिया, गुरु जी इन एब्सेंशिया, वो अभी जा चुके हैं। तो रवि जी जिन्होंने चार्ज संभाला, मतलब गुरु जी का ये पार्टनर और शिष्य ऐसे ही नहीं है, मतलब गुरु जी आज अगर भागना था तो इन्होंने वो भी पूरी ड्यूटी निभाई है। तो आज आपके हमारे क्वेश्चन जितने भी गुरु जी के रिलेटेड पेंडिंग थे, पर गुरु जी ने भी पूरा 1 बजे तक का टाइम दिया है। चाहे उनके जहन में कहीं हो कि मैं अश्विनी जी को मना के आधा घंटा पहले भाग जाऊंगा, उनको पता है भागने देंगे नहीं, तो पूरा 1 बजे ही गए हैं गुरुजी, और पूरी प्रोविजन हमें डिस्क्राइब करके गए हैं। अगर फिर भी कोई प्रोविजन रह गई होगी, वैसे रही नहीं है, तो हम दोबारा, जैसे मैंने आपको अनाउंस किया है, हम मिलेंगे उस सेशन में जिसमें जब ये बिल पास हो जाएगा, हो सकता है उसमें कुछ एक अमेंडमेंट और हो जाए, गवर्नमेंट को याद आ जाए कि हमने बहुत कुछ दिखा दिया लेकिन दिया कुछ नहीं। वोटों के टाइम पे भी लोग ऐसे ही ना कह दें कि जी हम वोटें डाल रहे हैं बाद में मिले ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से गवर्नमेंट कुछ मान ले, कुछ रिलैक्सेशन और आ जाएं। हो सकता है 3 लाख की जो एग्जम्पशन है, जो इन्होंने लोगों को दिखा दिया कि जी हमने कर दी, लेकिन ओल्ड वालों के लिए की नहीं, कुछ ऐसी प्रोविजनें अमेंडमेंट बिल के माध्यम से आ जाएं, तो हम दोबारा गुरु जी से रूबरू होंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, जितने भी चाहे पैनलिस्ट के रूप में जुड़े, अटेंडीज के रूप में जूम पे जुड़े, देन यूट्यूब पे हमारे साथ, क्योंकि हमारी मैक्सिमम संख्या इन थाउजेंड्स जो थी वो यूट्यूब पे ही थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी जो हमारी 10,000 के लगभग यूट्यूब के रिलेटेड ही थी। इसमें हमारी रिस्ट्रिक्शन 500 की है, तो हमने सिर्फ 300 पर्सन्स को ही लिंक शेयर किए थे रिस्ट्रिक्टिवली। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हमें गुरुजी ने जो मौका दिया कि हम उनके ऑफिस में आके आपके साथ रूबरू हो सके। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, वॉइस ऑफ सीए फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मास्टर ब्रेन फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, एंड ऋषभ अग्रवाल जी जिन्होंने रात को मेरे को 12 बजे शताब्दी से लिया भी और अब छोड़ के भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।